दिल में अनेकों सपने लिए एकांशी सुहाग सेज पर बैठी अयांश का इंतजार कर रही थी। तभी अयांश आता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, यह शादी केवल उस मनहूस रात की वजह से मुझे करनी पड़ी, वरना तुम मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। हमेशा याद रखना। जिसे सुन एकांशी की जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात, यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। फर्श पर गिरते ही एकांशी दर्द से आह चिल्लाई, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोगों की नजर उस पर ही टिक गई और उनमें से कुछ हंसने भी लगे। शर्म और असहजता के कारण एकांशी की आंखें आंसुओं से भर गई और उसका दिल अयांश के द्वारा की गई अपनी इस इंसल्ट पर अंदर ही अंदर व्याकुलता से भर गया। कुछ ही सेकंड में अपने आप को लोगों के हंसने का केंद्र हुआ देख उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिरने लगे। वहीं अयांश भी अपने इस हरकत पर शर्मिंदा हो गया था और एकांशी को इस तरह के सिचुएशन में डालने पर अंदर ही अंदर गिल्ट से भरने लगा था। लेकिन वो एकांशी को उठने में मदद करता या उसे पकड़ने के लिए झुकता, उससे पहले ही राजवी वहां पहुंच गई और उन सभी लोगों में सबसे ज्यादा हंसते हुए कहने लगी, एकांशी तुम ठीक हो ना? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी भारी हो कि अयांश तुम्हें 10 मिनट भी उठा नहीं पाया। ये तुम्हारे एक्स्ट्रा चीज का नतीजा है। मेरी तरह स्लिम रहने के लिए कम खाना होता है। राजवी को एकांशी पर हंसता और मजाक बनाता देख अयांश ने अपनी गुस्से भरी निगाह को उस पर जमाया, जिससे वो आगे कुछ कहने से पहले तो रुक गई, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रख दबी सी हंसी हंसने लगी। एकांशी के बिल्कुल सामने बैठते हुए अयांश ने उसके झुके हुए सिर को देखा और अगले ही पल अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके ठुड्डी को अपनी तर्जनी और अंगूठे के सहारे पकड़ते हुए ऊपर उठा दिया। उसकी छोटी सी नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी और वो अपनी आंखें बंद कर आंसुओं को रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। एकांशी, अयांश ने सावधानी से उसे पुकारा, जिसके प्रतिक्रिया में एकांशी ने अपनी गीले पलकों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। आंसुओं के धुंधलेपन के बीच अयांश का परेशान चेहरा सामने दिखते ही एकांशी ने अपने चेहरे को उसके हाथों के पकड़ से छुड़ा लिया और उठने की कोशिश करने लगी। एकांशी की अधीर और बेचैनी से भरी हरकतों को देख अयांश ने अपना हाथ उसके आगे किया ताकि वो उसे पकड़कर खड़ी हो जाए, लेकिन एकांशी ने एक नजर उसे देखने के बाद दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और खुद ही थोड़ी स्ट्रगल के बाद खड़ी हो गई। सीधे फर्श पर गिरने से उसके कमर में लगी चोट और अधिक दर्द देने लगा, लेकिन जैसा कि वो अयांश के किए गए इस हरकत से काफी तनाव में आ गई थी, इसलिए खड़े होने के बाद उसने अयांश को बिना देखे ही कहा, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। थैंक यू मेरे मन में सब कुछ साफ करने के लिए। इतना कहते हुए एकांशी ने अपने टखने में आई मोच की जरा भी परवाह नहीं की और वहां खड़े लोगों के बीच से लंगड़ाते हुए चलने लगी। एकांशी के दिल में अपने लिए नफरत भरता हुआ महसूस कर अयांश ने उसके कलाई को पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन एकांशी पहले ही उसके हाथ के करीब से गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से अयांश की हथेली खाली ही रह गई, जो कि उसने कुछ ही सेकंड में मुट्ठी में भींच ली। उस भीड़ के बीच से आ रही दबी सी आवाज के बीच उसका ध्यान सिर्फ एकांशी के सिसकने और उसके कदमों के दूर जाने की आहट पर ही टिका हुआ था। ना जाने क्यों, लेकिन इस लम्हे में अयांश से ना तो हिला जा रहा था और ना ही कुछ बोला ही जा रहा था। अपने पूरे जिंदगी में ये पहली बार था जब अयांश अपने दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी उदासी भरी वेदना महसूस कर रहा था। इसलिए जब एकांशी की आहट उससे दूर और दूर होती हुई सुनाई देने लगी, तब अनायास ही उसका दिल बेचैनी से भर गया और अयांश जल्दबाजी में मुड़कर एकांशी के पीछे दौड़ा। उसके बिल्कुल करीब पहुंच अयांश ने एकांशी के लंगड़ाते पैर पर एक नजर डाली और उसके अगले ही सेकंड बिना कुछ बोले हल्के से झुककर एकांशी को अपनी बाहों में भरते हुए सीधे चलने लगा। एकाएक अयांश द्वारा बाहों में उठा लेने से एकांशी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। अपने
अपने माथे पर बल डालते हुए उसने अपने हाथों को अयांश के गर्दन में फंसाने के बजाय नीचे कर अयांश के इस कदम पर अपनी ना में मंजूरी जता दी, जिसे साफ तरीके से नोटिस करते हुए अयांश संक्षिप्त बोला, मैंने कहा था कि दर्द होने पर मैं तुम्हें थाम लूंगा, फिर मुझसे मेरा हक छीनने वाली तुम कौन होती हो। अपने कमरे तक के जाने के रास्ते में एकांशी बिना अयांश को पकड़े या उसकी बात का जवाब दिए उसे दूर देखती रही। उसके चेहरे की नाराजगी अयांश को आसानी से महसूस हो रही थी, इसलिए जब अयांश कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, तो जानबूझकर उससे बात करने के इरादे से बोला, कोट के पॉकेट में मेरा कार्ड की है, निकाल कर दरवाजे को ओपन करो। एकांशी अभी भी उसके चेहरे से अलग देखते हुए बिना उसके पॉकेट में जांच किए अजीब सी लहजे में बोली, मुझे नीचे उतार दीजिए और इसे खुद ही खोल लीजिए, मुझे आपकी कार्ड की नहीं मिल रही। लड़की, तुमने उसे टटोला तक नहीं। अयांश उसकी बचकानी सी हरकत पर हैरानी से बोला, जिस पर एकांशी ने अपने सिर को नीचे फर्श की तरफ घुमाया और अयांश के बाह से छूटने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब अयांश को उसकी इस कोशिश का इशारा मिला, तुरंत ही उसकी बाह एकांशी पर कस गई और उसे सख्ती से पकड़ते हुए बोला, अचानक जिद्दी क्यों हो गई तुम। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखों को फैलाकर एकांशी को लगभग 20 सेकंड तक घूरा और फिर वहीं पास से गुजरती एक होटल स्टाफ को आवाज देते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप दरवाजे को खोल देंगी। अयांश की आवाज सुनते ही स्टाफ रुक गई और एकांशी को उठाए होने की वजह से अयांश के शर्ट के ऊपर से दिखते उसके मजबूत बाजुओं की उभार और माथे पर आए पसीना के बीच आकर्षित आभा वाले चेहरे को देख अपने थूक को निगलने लगी। उसकी टकटकी बंधी आंखों को अयांश के ऊपर ही गड़ा हुआ देख एकांशी का दिल एक बार फिर गुस्से से भर गया, जिससे उसने एक बार फिर अपने आप को अयांश से दूर करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। इधर वो स्टाफ अयांश को ऊपर से नीचे तक अपनी लालसा भरी आंखों से देखते हुए अयांश की तरफ बढ़ी और फिर अपने लटों में उंगलियों को लपेटे मुस्कुराते हुए बोली, यस सर, आप मुझे अपना कार्ड की दे दीजिए। उसकी इस हरकत को देखते हुए एकांशी ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ा और खुद में ही बड़बड़ाई, इसे मैं नजर नहीं आ रही क्या? तुमने कुछ कहा? अयांश एकांशी की दबी सी आवाज को सुनते ही बोला, जिस पर एकांशी ने फिर उससे नजरें फेर ली। उसकी मासूम से चेहरे पर पहली बार इतनी नाराजगी से अयांश के होंठ मुस्कुरा दिए और वो उस स्टाफ की तरफ देख बोला, कार्ड मेरे कोट के लेफ्ट पॉकेट में है जी, मैं अभी निकाल कर इसे खोल देती हूँ। अपने हाथ को अयांश के पॉकेट की तरफ बढ़ाते हुए आगे से वो स्टाफ हंसते हुए बोली, लेकिन उसके हाथ अयांश के शरीर के करीब पहुंचता उससे पहले ही एकांशी अपनी आंखें बंद किए चिल्लाई, मैं करती हूँ। अचानक एकांशी के चिल्लाने से उस स्टाफ ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अयांश चौंकते हुए एकांशी की बल पड़े चेहरे की तरफ देखने लगा। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर रोष लिए वो अपने हाथ को अयांश के पॉकेट तक ले गई और उसमें से कार्ड की निकालकर दरवाजे पर स्वाइप पर स्कैन कर दिया। दरवाजे के खुलते ही अयांश एकांशी को लेकर अंदर दाखिल होने लगा और एकांशी अपने सिर को उस स्टाफ की तरफ घुमाकर आंखों से ही वार्निंग देने लगी, जिसके प्रतिक्रिया में उस स्टाफ ने उबाऊ तरीके से अपनी पुतलियों को ऊपर किया और वहां से मुड़कर चली गई। बेड पर एकांशी को बैठाते हुए अयांश की नजर एकांशी के कलाई पर राजवी द्वारा लगाई गई नाखून के जख्म पर पड़ी। उसके हाथ को पकड़कर उठाते हुए अयांश काफी गहराई से उन नाखूनों के निशान को देखने लगा और फिर बड़ी ही गंभीरता से बोला, ये किसने किया? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? एकांशी ने जब उसका सवाल सुना तो अनायास ही उसने कहा, मैंने झगड़ा नहीं किया, वो तो राज। ना जाने क्यों, लेकिन अयांश को पूरी बात बताने से पहले ही एकांशी के शब्द खत्म हो गए। चूँकि वो अयांश और राजवी के रिश्ते को लेकर अभी भी किसी फैसले पर नहीं पहुंची थी, इसलिए वो उसके सामने राजवी की बुराई कर अयांश को उसके प्रति बचाव करता हुआ नहीं सुनना चाहती थी। वो भी ये जानते हुए कि अयांश आज रात को राजवी को लेकर किसी दूसरे होटल में जाने वाला है। इसलिए एकांशी की आवाज थोड़ी धीमी हो गई और उसने बेमन से ही कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सभी हालातों में दोषी तो मैं ही साबित होंगी। वैसे भी ये बाहरी घाव ज्यादा दर्दनाक नहीं होते मेरे लिए।
एकांशी के दर्द में लिपटे गहरी बात को सुनने के बाद अयांश की आंखों के आगे उसका किया गया अपना पुराना सारा बर्ताव एक पल में तस्वीरों के रूप में उभर आया। शुरू से लेकर आज तक जब भी वो एकांशी पर चिल्लाया था, तब उसका सहमा सा पीला पड़ा मासूम चेहरा अयांश के जहन में घूमने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ एकांशी के कलाई से छूट गए और वो सीधे एकांशी की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने कल रात नशे में मुझसे पूछा था कि मेरी तकलीफों की वजहों में से तुम भी एक हो, ऐसा ही है ना? लेकिन आज मैं भी तुमसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफों की वजह मैं ही हूँ ना? हम में से इसका जवाब पहले किसे देना चाहिए? एकांशी ने कहा। अयांश एकांशी के इस जवाब से असंतुष्टि महसूस करने लगा और वहाँ बेड के साइड से उठकर खड़ा हो गया। बाथरूम की तरफ बढ़ने से पहले काफी देर तक वही रुका रहा। अचानक उसकी आवाज थोड़ी कमजोर और हल्की हो गई और उसने लगभग एकांशी को सुनाई देने वाली आवाज के साथ कहा, शायद हमारे जवाब एक ही जैसे हैं। हम दोनों में कोई किसी के लिए खास नहीं, कोई किसी के लायक नहीं। हमारा इस बोझ से भरे बंधन में बंधना परिस्थिति की मांग थी, जो तुमने ही क्रिएट की थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था। आपके साथ एक ही कमरे में होना मेरे लिए भी सवालों से भरा हुआ है। आप इसका दोष मुझ पर ही क्यों लगाते हैं? एकांशी ने गंभीर भाव से अयांश की तरफ देखते हुए पूछा। एकांशी राठौड़, मैंने इस पर पहले ही जांच कर लिया है, इसलिए मुझसे झूठ बोलकर खुद के जमीर को गिराने की और जरूरत नहीं है। मैं इसे लेकर और ज्यादा नहीं सोच सकता। अयांश बिना एकांशी की तरफ देखे सपाट और सीधे तरीके से बोला, अगर आपने पहले ही कंफर्म कर लिया है तो इतना कह एकांशी ने अपने आवाज में रोने की वजह से आई कंपन को कम करने के लिए 2 गहरी और लंबी सांसें भरी और अपने आँखों को ऊपर सीलिंग की तरफ उठा दिया ताकि उससे आंसू आँखों से ना गिरे और वो अंदर ही कहीं दब जाए। मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन अगर आप पहले से ही कंफर्म है तब तो बात बिल्कुल साफ है कि मैं आपकी जिंदगी में तकलीफ की एक वजह के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। अयांश, जो अभी भी चेहरा फेरे खड़ा था, आगे कुछ नहीं बोला और अपने सिर को अप्रिय रूप से बाथरूम की तरफ घुमाकर उसी तरफ चलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो बाथरूम के नॉब को पकड़ता, उसे एकांशी की दबी सी सिसकी सुनाई पड़ी। जब उसने देखा कि एकांशी बेड पर सिर टिकाए आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है, तब ना जाने क्यों उसे अपने किए कुछ फैसले और विचारों पर असहमति महसूस हुई और उसने अपने फोन को पॉकेट से बाहर निकाल लिया। आर्या के पास कॉल मिलाकर उसके द्वारा कॉल रिसीव कर लेने के बीच वो वही दरवाजे से एकांशी के चेहरे पर दुख और वेदना की उभरी गहरी चिन्हों को देखता रहा। एकांशी की मनोदशा को देखते हुए अचानक उसका ध्यान तब टूट गया जब फोन की दूसरी तरफ से आर्या की आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस्टर आदित्य। आर्या के आवाज के साथ ही अयांश ने एक हम के साथ रेस्पॉन्स दिया और आगे के अपने शब्दों को बोलने से पहले रुककर कमरे से बाहर जाने के लिए चलने लगा। बेडरूम के दरवाजे को बंद करने के बाद उसने अपनी बात कही, होटल में हुए मेरे और एकांशी को लेकर स्कैंडल के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन याद रहे ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। इसके बारे में मीडिया में कोई न्यूज लीक मत होने देना। लेकिन सर, इससे मिसेज आदित्य की इमेज पर बात आ सकती है। उस मैनेजर ने साफ साफ बताया था कि आर्या इतना की कह पाया था कि तभी अयांश ने उसे बीच में ही टोक दिया और थोड़ी कर्कश भाव के साथ आगे बोला, मुझे उस मैनेजर की बात अच्छे से याद है और एकांशी के इमेज को बचाकर इस केस के तह तक पहुंचना तुम्हारा काम है, इसलिए मुझे बेम्पलब के बहाने मत सुनाओ। जी सर, मैं देखता हूँ। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आर्या की आवाज हल्की लड़खड़ाई। अपनी बात खत्म कर लेने के बाद अयांश ने फोन को अपने कान से नीचे किया और उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए अपने अंगूठे को स्क्रीन तक ले जाने लगा। तभी जैसे उसे कुछ याद आ गया और तुरंत ही उसने फोन को वापस अपने कानों से लगा लिया। एक और बात पता करो कि कॉलेज के दिनों में एकांशी के आसपास किस तरह के लड़के या लड़कियां थी। अगर किसी आदित्य का नाम आता है तो उसके बारे में डिटेल दो मुझे। जी सर।
आर्या ने इतना कहते ही अयांश द्वारा फोन कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए सुना और अगले ही पल अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर एक मनी शॉप नाम पर कॉल लगा दिया। 2 से 3 रिंग में ही उधर से कॉल रिसीव कर लिया गया और एक महिला की आवाज आई, अब क्या गड़बड़ कर दी मेरे प्यारे भतीजे ने। वो फिर से उस रात के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि इस बार सब गुप्त तरीके से पता करूं। आर्या ने कहा, ये अयांश हर 1 महीने के बाद फिर से सब कुछ याद करना क्यों चाहता है। ठीक है, इसमें वक्त जाया करो, कुछ भी गुप्त तरीके से पता करने में काफी वक्त लगता है तो इसका फायदा उठाओ और 2-3 महीने टालते रहने के बाद वही पुरानी सारी बातें बता देना। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, इतने बुरे कामों को करने के बाद मेरे अंदर एक गिल्ट बन जाती है जो कि पैसों की खुशबू से ही खत्म हो सकती है। इस बार मैं इस काम के डबल लूंगा। आर्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी लालच बढ़ने लगी है। ये मत भूलो कि पैसे लेने के बाद भी उस रात तुम्हारी अरेंज की हुई लड़की नहीं आई थी, इसलिए मुझे एकांशी को इस्तेमाल करना पड़ा। ज्यादा लालच की तो 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और आप ये मत भूलिए कि आपके सारे सीक्रेट मेरे पास है, बिना एडिट किया हुआ सीसीटीवी फुटेज भी। मुझे मेरी मनचाही रकम देने से इनकार किया तो मैं अयांश सर को सभी रिपोर्ट सही भेज दूंगा, सीसीटीवी फुटेज के साथ। आर्या ने अपने मुंह से सिगरेट के तीखे धुएं को छोड़ते हुए व्यंग्यता से कहा, अपनी औकात मत भूलो। आगे से चिल्लाने की आवाज आई, कल तक का वक्त है, सोच समझ कर बताइएगा कि आप अपने सीक्रेट को किस तरह दुनिया के सामने लाना चाहती है मिसेस सुनीता आदित्य। मैं रखता हूँ, गुड नाइट। इधर बंगलौर में आर्या से बात कर लेने के बाद अयांश वापस कमरे में गया। उसने अपने बैग से एक काले रंग का लाउंज सूट निकाला और एकांशी पर कोई खास अटेंशन न देते हुए बाथरूम में चला गया। और एकांशी जो कि बेड पर बैठी अपना रोना खत्म कर चुकी थी, उसने चुपके से साइड टेबल पर रखे एक मैगजीन को उठा लिया और उसे यूं ही उलट पलट कर अन्य मन से देखने लगी। कुछ 15 से 20 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से अयांश बाहर निकल आया, लेकिन अंदर जाते हुए उसने जो सूट अपने हाथ में पकड़ रखा था उसे पहनने के बजाय उसने बेपरवाही से अपने चारों ओर तौलिया लपेट रखा था और उस सूट को अपने हाथ में लिए बैग तक बढ़ने लगा। इधर अयांश के कदमों के आहट सुनते हुए एकांशी ने अपनी पलकों को उस ओर उठाने की कोई पहल नहीं की और चुपचाप मैगजीन के पन्नों को पलटती रही। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि अयांश वापस अपने बैग तक बढ़ने लगा है, तब इसका कारण जानने के मकसद से उसने अपनी नजरों को उस ओर उठा लिया। अनायास ही अयांश के खुली हुई बॉडी पर नजर पड़ते ही एकांशी का थूक उसके गर्दन में ही फंस गया, जिसकी वजह से वो खांसने लगी। उसे खांसता हुआ सुन अयांश ने अपना सिर उसकी तरफ हल्का घुमाया और एकदम सपाट लहजे में बोला, साइड टेबल पर पानी है। हाँ। एकांशी हड़बड़ी में अपनी नजरों को उससे हटाने की कोशिश करती हुई बोली और टेबल से पानी की बोतल उठा लिया। हालांकि उसके ढक्कन को खोलने और बोतल के ऊपरी हिस्से को अपने मुंह से लगाने के दौरान वो अपलक अयांश के चौड़े छाती और असीम रूप से सुगठित मजबूत मांसपेशियों को घूरने लगी। उसके चेहरे से लेकर मांसपेशी पर पड़ी पानी की छोटी छोटी छींटें एकांशी को उस ओर देखने के लिए और अधिक उकसा रही थी। वहीं अयांश अपने बैग से दूसरा सूट निकालते हुए एकांशी की बेवजह की नजर अपने ऊपर आसानी से महसूस कर रहा था, इसलिए वो अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए ही बोल पड़ा, क्या किसी को इस तरह घूरना तुम्हारे लिए आम बात है? हाँ, हड़बड़ी में एकांशी ने इतना ही सवालिया लहजे में कहा और फिर जल्दबाजी में बेड से उतरकर वहाँ से थोड़ा लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं बाहर बैठती हूँ, आप आराम से कपड़े चेंज कर लीजिए, कहते हुए एकांशी ने एक पल भी उस कमरे में रहने की जहमत नहीं की और तेजी से अयांश के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन अयांश जो उसकी घबराहट को देख और महसूस कर चुका था, दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया। एकांशी को तेजी से अपनी तरफ घुमाते हुए उनसे उसकी कलाई को छोड़ अपने दोनों हाथों को उसके पतले कमर पर रख दिया।
और धीरे धीरे धकेलते हुए उसने उसे दरवाजे के विपरीत दबा दिया। अयांश के अभी अभी शॉवर लेने की वजह से दोनों के बीच के वातावरण में एक मीठी भीनी सी खुशबू घुलने लगी। उस शांत माहौल में बेकाबू होती दो दिलों की धड़कनें एक ही साथ धड़कती हुई सुनाई दे रही थी। एकांशी की गहरी शर्माती आंखों में देखते हुए अयांश ने अपनी उंगलियों के सहारे उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करना शुरू किया, जिससे अयांश की ठंडी उंगलियां एकांशी की गर्म चेहरे से छूने लगी, जो उसके मन में शर्म की लहर को और अधिक बढ़ाने लगी। तभी अयांश की चुंबकीय लेकिन धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, एकांशी, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ? अयांश का सवाल सीधा, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ और हृदयस्पर्शी था। बिना किसी दिखावे के इन खुलासे वाले शब्दों से एकांशी चौंक गई। उसने अपनी स्पष्ट आंखें उठाकर अयांश के सुंदर चेहरे को देखा। उसकी गहरी भौहों के नीचे एक जोड़ी सुंदर स्याही वाली आंखें उसे देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और गहरी थी, मानो वे एकांशी के आत्मा तक पहुंचना चाह रही थी। हालांकि एकांशी उसके इस सवाल को लेकर उलझ गई थी। उसके दिमाग में कोई भी सही जवाब नहीं सूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के जवाब से अयांश को अपने ऊपर यकीन करने को लेकर संतुष्ट कर पाएगी। इसलिए उसने धीरे से डरते हुए उससे पूछा, क्या आप मुझ पर यकीन करना चाहते हैं? अपने सवाल के बदले एक नया सवाल सुन अयांश का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन चूंकि वो एकांशी पर यकीन करने के अपने विचार को उसके लिए जाहिर करना चाहता था, इसलिए उसने एकांशी के ठुड्डी को अपनी उंगली के सहारे पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठने के अगले ही सेकंड उसके होंठों की तरफ झुकने लगा। लेकिन वो उसके होठों के हल्के से स्पर्श को महसूस कर पाता। उससे पहले ही दोनों के कान में रूम के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके अगले ही पल राजवी की आवाज भी सुनाई दी, अयांश, तुम रेडी हो गए, हम लेट हो रहे हैं। राजवी की आवाज सुनते ही एकांशी के आंखों के आगे अयांश के फोन में राजवी द्वारा भेजे गए मैसेज की याद घूम गई, जिसकी वजह से उसका मन अयांश और अपनी करीबी को लेकर कुछ असहज हो गया और उसने बिना किसी चेतावनी के अयांश के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर कर दिया। आप कपड़े पहन लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी, मैं बाहर बैठती हूँ। ऐसा कहते हुए एकांशी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत कमरे का दरवाजा खोल बाहर निकल गई। राजवी के लगातार दरवाजे पर नॉक करने की वजह से एकांशी कमरे से निकलने के बाद सीधे दरवाजे तक पहुंची और उसने दरवाजे को खोल राजवी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इस वक्त भी डिप नेक की मिनी ड्रेस पहन रखी थी और हाई हील्स के साथ कमरे के अंदर दाखिल होने लगी थी, लेकिन जैसा कि एकांशी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने अपने हाथ को दरवाजे पर रख अंदर आने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और बोली, तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में तो तुम घुसी हो, वो भी जबरदस्ती। यहाँ इस कमरे में होना मेरा हक था, जो तुमने मुझसे छीन लिया। राजवी ने दांत पर दांत जमाए कहा, जिस पर एकांशी मुस्कुराई और उसने तल्खी से कहा, तो अब मैं तुम्हारे गले में अटका हुआ वो कांटा हूँ जिसे तुम ना फेंक सकती हो और ना ही निगल सकती हो। जानती हो, जिंदगी में कोई कभी अकेला नहीं रहता, सबको कोई ना कोई मिल ही जाता है। इसलिए दूसरों के पतियों को अपना बनाने का ख्वाब छोड़कर किसी दूसरे की तलाश शुरू कर दो, वरना तुम दुनिया के आखिरी दिन तक अकेली रह जाओगी। तुम्हें लगता है अयांश दुनिया के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ रहेगा? राजवी हंसते हुए बोली, तो फिर तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ जा रहा है और वो क्या प्लान कर रहा है, ये तुम्हें पता भी है नहीं ना? लेकिन मुझे पता है, क्योंकि उसने सिर्फ मुझसे शेयर किया है, अपने पर्सनल असिस्टेंट राघव से भी नहीं। उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है इससे ही साबित हो जाता है। राजवी को इतनी कॉन्फिडेंस से अपने आप पर हंसता हुआ देख एकांशी चुप हो गई। वो सच में गंभीरता से अयांश के इस वक्त राजवी के साथ कहीं जाने को लेकर परेशान होने लगी। अयांश अगर काम से जा रहा था तो ऑफिस में कभी इसको लेकर जिक्र क्यों नहीं हुआ था? ये सवाल बार बार उसे तंग करने लगा, लेकिन वो इस पर गहराई से सोच पाती उससे पहले ही बेडरूम का दरवाजा खुल गया और अंदर से वेल ड्रेस्ड अयांश बाहर निकल आया। उसने अपने हाथ में लैपटॉप और कुछ फाइलें पकड़ रखी थी। उन फाइलों में से एक के ऊपर एकांशी ने गौर किया तो उस पर किसी भी प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं लिखा था।
इसलिए उसका दिमाग राजवी के बात को लेकर और अधिक सोच में पड़ गया। तभी अयांश आगे बढ़ा और राजवी से कहने लगा, चलो। हाँ तो हम चलते हैं एकांशी, तुम अच्छे से अपने कमरे में रहो। राजवी ने जानबूझकर हर एक शब्द पर दबाव देते हुए कहा और फिर अयांश की तरफ देख एक साधारण से मुस्कान मुस्कुराने लगी। अगले ही पल अयांश ने भी एकांशी को एक नजर देखा और कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन ना जाने क्यों वो चलते हुए एकदम से रुक गया और वापस एकांशी की तरफ देखते हुए बोला, डिनर ऑर्डर कर लेना, मेरा कार्ड बैग के दूसरे चैन में है। इतना कहा अयांश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन थोड़ी हिम्मत के साथ उसने कह ही दिया, मेरे लिए इंतजार मत करना, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। कमरे से अयांश और राजवी के चले जाने के बाद एकांशी वहीं खड़ी काफी लंबे समय तक अपने ख्यालों में ही कहीं घूमती रही और फिर धीरे से वहां से आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई। अचानक उसे अपने पेट से अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और उसे तेज भूख का एहसास हुआ, जिससे उसने कुछ खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचा और वहां से उठ गई। बेडरूम में पहुंचकर उसने सबसे पहले अयांश के बैग पर अपनी नजर डाली और उसे याद आ गया कि अयांश ने उसे खाना ऑर्डर करने के लिए अपना कार्ड इस्तेमाल करने को कहा था। लेकिन जैसा कि एकांशी अयांश और राजवी के साथ जाने पर काफी निराश महसूस कर रही थी, उसने अपनी नजरों को अयांश के बैग से हटा लिया और अपने हैंड बैग में रखे चॉकलेट और कुछ बिस्कुट्स निकालकर बेड पर बैठ गई। चॉकलेट और बिस्कुट को खाते हुए एकांशी ने अपने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। अयांश को गए हुए पूरा 1.5 घंटा बीत चुका था और कहीं ना कहीं उसका दिमाग राजवी द्वारा एयरपोर्ट पर कही ये बात की मुंबई में जब अयांश रातें जुहू के मेंशन में नहीं बीताता तो वो कहाँ जाता है। उसके मन में बार बार दूसरे सवालों को पैदा कर रहा था कि वो दोनों दूसरे होटल में रात के 11 बजे क्या करने गए होंगे। एकांशी असलियत में अपने अंदर अजीब सी गुस्से को महसूस कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अयांश की जिंदगी में उसका कोई ओहदा नहीं है और उसे अयांश पर गुस्सा करने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन ये अजीब से सवाल और सोच उसके दिमाग में दौड़ना बंद नहीं कर रहे थे। उसके दिमाग का एक हिस्सा उसे अयांश को लेकर कोई नेगेटिव राय ना बनाने को कह रहा था और उसी पल में दूसरा हिस्सा अयांश को राजवी के गले लगते या उसके करीब जाते इमेजिन करने से नहीं रोक पा रहा था। इधर दूसरी तरफ अयांश और राजवी होटल लीला पैलेस के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक विदेशी कंपनी SMI के CEO मिस्टर क्रिश ली और उसकी असिस्टेंट एना के साथ बैठे हुए थे। अयांश द्वारा दिया हुआ फाइल देख और उसकी बात सुनने के बाद कमरा बिल्कुल शांत था। वहाँ सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी, जो कि मिस्टर ली द्वारा ही पलटी जा रही थी। कुछ पलों तक फाइल को पढ़ते रहने के बाद आखिरकार मिस्टर ली ने अपने सिर को अयांश की तरफ उठाया और एक हल्की मुस्कान के साथ अंग्रेजी में बोला, मुझे प्लान पसंद आया। मैं इस कंपनी को खड़ा होने और इसकी बैकबोन मजबूत होने तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कंपनी का 40% शेयर होल्डर बनाना होगा और कंपनी में आई हर प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे देनी होगी। 40%? अयांश कहते हुए मुस्कुराया। मेरी पहली कंपनी के पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे इस कंपनी में प्रोजेक्ट मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है और मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हैंडल भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसा कि कुछ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाने और उन्हें फिनिशिंग देने में मेरे वर्कर सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए मुझे आपकी कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी मार्केट में लानी है ताकि जैसा बिल्डिंग मेरे क्लाइंट चाहते हैं उसे बेझिझक मैं पूरा कर सकूं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मेरे पास आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको 40% शेयर होल्डिंग नहीं दूंगा। अयांश की बात सुनने के बाद मिस्टर ली ने अयांश के फाइलों को नीचे टेबल पर रख दिया और अपनी असिस्टेंट एना को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। कुछ देर तक आपस में ही बात करते हुए एना ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर सीधा खड़ी होते हुए बोली, मिस्टर ली, अगर कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनते हैं तो वो खुद को अनसेफ महसूस करेंगे। क्या होगा अगर आपने अपना काम निकलने के बाद हमसे संपर्क तोड़ लिया? इसलिए हमें कुछ हिस्सा देना ही होगा। 20% के बारे में क्या राय है आपकी? अयांश अपनी कोहनी को सोफे पर दबाते हुए काफी सोचने के बाद बोला, ठीक है, हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं।
आज से लगभग 3 महीने बाद आपको मुझे ग्रेट स्किल्ड वर्कर देने होंगे और बदले में आपके ऑफिस में 20% शेयर होल्डिंग का लीगल डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा। अयांश की बात पर मिस्टर ली हंसे और फिर अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने हाथ को आगे किए बोले, तो डील डन। हाथ की तरफ देखते हुए अयांश भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उससे हाथ मिला लिया। तभी क्रिश ली एक बार फिर बोला, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या साथ में डिनर करें? मुझे लगता है आप दोनों को भी भूख लगी होगी। नो, हमें निकलना होगा, आप डिनर एंजॉय कीजिए, अयांश ने सपाट लहजे में कहा और फिर अपने फाइल्स को कलेक्ट कर मिस्टर ली से हाथ मिलाते हुए गुड बाय बोल उनसे टच में रहने को कहा और वहां से आगे बढ़ गया। प्रेसिडियल स्वीट से निकलते ही राजवी अयांश के बिल्कुल बगल में खड़ी हो गई और लगभग झुंझलाते हुए बोली, अंदर क्या किया तुमने? तुम उसे कंपनी में शेयर कैसे दे सकते हो? मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, इसलिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अयांश, जो कंपनी अभी मार्केट में आई ही नहीं, तुम उसमें एक पार्टनर कैसे रख सकते हो? अगर कंपनी डूब गई तो तुम जानते हो ना क्या होगा। वो आदित्य ग्रुप में पार्टनरशिप मांगेंगे। तुम्हें उसके इरादे नहीं दिख रहे थे क्या? राजवी गुस्से में अपने हथेली को मुट्ठी में बदलते हुए बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, ये कंपनी नहीं डूबेगी। मेरे पास ऑलरेडी 6 प्रोजेक्ट हैं इसके, जो कि अलग अलग विदेशी शहर में हैं। बिल्डिंग बनाने का काम जल्दी खत्म करवाओ। मैं इसे लेकर और डिले नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि ये किसी भी बोर्ड मेंबर या मिसेस सुनीता को पता चले। एक बार इसकी बैकबोन मजबूत हो जाए, फिर मैं इसे खुद ही अनाउंस कर दूंगा। कहते हुए अयांश आगे बढ़ा। राजवी अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रण में लाकर अयांश के पीछे चलते हुए बोली, इन सब से फायदा क्या है? पहले ही तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी नंबर 1 पर है, फिर ये दूसरी कंपनी क्यों? इसे चलाने के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा क्या? राजवी की बात सुन अचानक रुककर राजवी की तरफ मुड़ते हुए अयांश लगभग 2 मिनट तक उसे घूरता रहा और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, मेरे पर्सनल मैटर में तुम अपना दिमाग ना चलाओ तो बेहतर होगा। इसमें काम सिर्फ मेरे नए ऑफिस की बिल्डिंग बनाने और उसके रेनोवेशन तक ही है। तुम भी अच्छे से जानती हो कि अगर मुझे ये सीक्रेट ना रखना होता तो तुम भी इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता। इतना कहते हुए अयांश ने हल्के से झुककर राजवी की हथेली पकड़ी और उसे दबाते हुए ऊपर उठाकर उसके नाखूनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगली बार अपने गंदे नाखून एकांशी से दूर रखना। उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? राजवी अपने हाथ को झटक कर अयांश के पकड़ से छुड़ाते तल्खी से बोली, तो तुम्हारी बीवी ने शिकायत लगाई है? उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम किस तरह की लड़की हो और क्या करना चाहती हो। अयांश ने दांत पर दांत जमाए गुस्से से कहा, अच्छे से जानते हो? राजवी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, अच्छे से जानते हो तो फिर तुम्हें मेरा प्यार क्यों समझ में नहीं आता? क्यों एकांशी को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, जबकि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी मैच भी नहीं है? तो तुम डिसाइड करोगी कि मेरे लिए कौन अच्छा मैच है। अपनी जगह मत भूलो राजवी मल्होत्रा, तुम्हारे साथ मैं सिर्फ मनवीर की वजह से काम कर रहा हूँ। अयांश ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा और बड़े ही कंट्रोल के बाद वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन राजवी, जो कि अयांश के इन सभी सख्त शब्दों से काफी हर्ट हो चुकी थी, उसने दौड़कर अयांश के कलाई को पकड़ लिया और उसके आगे आते हुए उसके होठों तक पहुँचने के लिए अपने कदम उठाने लगी। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि अयांश उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही उसे राजवी का इंटेंशन उसे किस करने का लगा, उसने तुरंत खुद को उससे दूर कर लिया और अपनी आंखों को फैलाए गुस्से से उस पर बरस पड़ा। क्या करना चाहती थी तुम? क्या तुम इस लायक भी हो? क्या शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशन बनाना तुम्हारी फितरत में है? अयांश के दूर हटने से राजवी जो जमीन की तरफ झुक गई, अचानक सीधा होते हुए अयांश के सीने से जा लिपटी और रोते हुए कहने लगी, अयांश, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मेरी दीवानगी तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? क्या उस एकांशी को अब तक अपनी वाइफ का दर्जा दिए हुए हो? मैं उससे बेहतर हूँ। अपने रोने की आवाज में हिचकी कम करते हुए वो आगे बोली,
उस रात एकांशी के साथ सोने के बाद तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया, तो क्या मेरे साथ भी एक रात बिताने के बाद मुझसे शादी कर उसे डाइवर्स नहीं दे सकते? राजवी की बेतुक की बात सुनने और एकांशी के साथ डाइवर्स कर लेने की जिद को देख अयांश के अब तक के शांत हाव भाव बर्फ की तरफ ठंडे पड़ गए। ना जाने क्यों उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसके हाथ लगातार राजवी को खुद से दूर करने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन राजवी ने अयांश के पीठ को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि अयांश अपने जख्मी हाथ से दूर नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही राजवी द्वारा कही ये बात उसके कानों में पड़ी कि वो उसके साथ एक रात बिताए और एकांशी को डाइवर्स देकर उससे शादी कर ले, उसका दिमाग जैसे गुस्से से घूम गया और उसने तुरंत राजवी को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ रात बिताने के बारे में सोचने की? ज़मीर और शर्म दोनों मर चुके हैं क्या तुम्हारे अंदर? और तुम खुद की एकांशी के साथ तुलना भी कैसे कर सकती हो? तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है। उसके लिए इतने लॉयल क्यों हो? प्यार करते हो उससे? राजवी ने अपने आप को संभालते हुए उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहा। राजवी को अचानक उसके प्यार के बारे में पूछता हुआ सुन अयांश का चेहरा खाली हो गया। उसके होठ हल्के से हाँ कहने को खुले, लेकिन ये कहने से पहले ही वो झेप गया और उसने वापस अपने चेहरे पर वही ठंडा भाव कायम करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकांशी से मैं प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन इतना याद रखना मेरा प्यार तुम कभी नहीं हो सकती। मेरी वफादारी और मेरा साथ हमेशा मेरी पत्नी के लिए ही होगा, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को गिराकर मेरे करीब होने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हारी शकल देखने में भी घिन आ रही है। इतना कहते हुए अयांश ने अपनी नजरें होटल के लॉबी में चारों ओर घुमाई। रात के 1 बज चुके थे, इसलिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए उसने अपने फोन को बाहर निकाला और एक कैब को बुक करते हुए राजवी से बोला, 10 मिनट में तुम्हारी कैब होटल एंट्रेंस पर आ जाएगी। अब मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। इधर होटल रूम में एकांशी ने अब तक सोने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब भी वो अपनी आंखें बंद करती थी उसे अयांश और राजवी की नजदीकी इमेजिन होने लगती, इसलिए वो उठकर कमरे में ही लगड़ाते हुए घूम रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे ही उसे अयांश और अपना रिश्ता टूटता हुआ आभास हो रहा था। ज्यादा सोचने और घबराहट की वजह से उसका दिमाग भी अब खाली खाली सा महसूस होने लगा था, इसलिए उसने एक गर्म शावर लेकर अपना तनाव दूर करने के बारे में सोचा। और चूंकि अयांश कमरे में मौजूद नहीं था, इसलिए सिर्फ अपना टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अयांश होटल आने के बाद शांत और खाली पड़े कॉरिडोर से होते हुए रूम तक बढ़ आया था। दरवाजे पर अपना कार्ड लगाने से पहले उसने एकांशी के सो जाने के बारे में सोचा और धीरे से कमरे में दाखिल हो गया ताकि उसके शोर से एकांशी की नींद खराब ना हो जाए। हालांकि लिविंग रूम में बिना आहट के चलने के बाद जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तब बेड पर एकांशी को ना देखकर जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गई। उस एक लम्हे में वो आज दिन में हुई एक्सीडेंट की बुरी यादों से घिर गया, जब उसे लगा था कि वो आज एकांशी को बस खो ही देगा। लेकिन इससे पहले कि वो एकांशी को लेकर थोड़ा भी पैनिक करता, उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ गई, जिसकी वजह से उसने राहत की सांस भरी और अपने कोट को निकालकर वहीं बेड पर फेंक दिया। अपने गले की टाई के नॉट को ढीली करते हुए वो बेड पर बैठा और अपना सारा ध्यान एकांशी के बाहर आने पर टिकाते हुए अपने फोन को घूरने लगा। कुछ देर बाद जब शॉवर से पानी गिरने की आवाज खत्म हो गई तब अयांश अपनी जगह से उठकर रूम में रखे मिनी रेफ्रिजरेटर तक चला गया और उसे खोल उसमें से पानी की एक बोतल निकाल लिया। दूसरी ओर एकांशी ने बिना अयांश की मौजूदगी के बारे में सोचे बाथरूम के दरवाजे को खोल दिया और अयांश को देखे बिना कमरे के अंदर आ गई। कपड़े ना ले जाने की वजह से उसने इस वक्त एक सफेद रंग का बाथरोब पहन रखा था और एक छोटे से टॉवल से अपने गीले गालों को सुखा रही थी। अभी अभी शॉवर लेने की वजह से उसका चेहरा गोरा दमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। अपने गुलाबी होंठों को भींच वो थोड़ा लंगड़ाते हुए अपने बैग तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक उसने अपने पीछे से अयांश की आवाज आती हुई सुनी, जो कि कह रहा था, इस वक्त शॉवर लेने की क्या जरूरत थी, वो भी पट्टियों के साथ।
अचानक कमरे में गूंजी अयांश की आवाज से एकांशी का शरीर जैसे थोड़ी देर के लिए जम सा गया। उसने अपनी सांसें रोक ली और उसके हाथ से टॉवल छूटकर वहीं उसके बैक पर गिर गया। आंखों को फैलाए वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपने सामने अयांश को खड़ा देखा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाती, अयांश उसकी तरफ ही बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसने अपना सिर तुरंत नीचे कर लिया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस फ्रेश महसूस करने के लिए। वो इतना ही कह पाई थी कि उसी पल उसने अयांश की खुशबू और उसके शरीर की वही जानी पहचानी सी गर्माहट अपने करीब महसूस की। अपने गर्दन के इर्द गिर्द अयांश की सांसों की बेचैनी महसूस करते हुए वो थोड़ा सा भी हिल पाती या कुछ कह पाती, उससे पहले ही अयांश उससे अलग हो गया और अगले ही पल उसके सिर पर टॉवल को रखते हुए बोला, पानी सुखाओ बालों से। आप कब आए? एकांशी ने अपने मन में भरे तनाव को कुछ हल्का करते हुए पूछा, लेकिन अयांश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने एकांशी को एक बार फिर टेंशन में डालना शुरू कर दिया। वो पहले ही अयांश पर नाराजगी महसूस कर रही थी और अब उसकी चुप्पी से थोड़ा और झुझला गई। जवाब के इंतजार में 2 मिनट बीत गया और अब एकांशी अपने दबे हुए गुस्से पर अब और अधिक नियंत्रण ना कर सकी, इसलिए उसने अपने बैग से कपड़े निकाले और वापस मुड़कर अजीब सी झुंझलाहट भरी आवाज में बोला, हटिए। इतना कहने के बाद वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और तेजी से चलती हुई बाथरूम में वापस चली गई। एकांशी के इस अनजाने से टोन की वजह से अयांश उसे घूरता रह गया। हालांकि उसे देखते हुए उसने एकांशी के भीग चुके पट्टियों को भी नोटिस कर लिया, इसलिए उसने एकांशी के मूड के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहां से ड्रॉल की तरफ बढ़ गया। कुछ 7 से 8 मिनट बाद जब वो अपने कपड़े पहनकर बाहर निकली, उसने अयांश को बेड पर फर्स्ट एड किट के साथ कुछ करता देखा। अब तक अयांश ने भी अपने सूट को निकालकर एक हल्की टी शर्ट और पैंट पहन लिया था। एकांशी को बाहर आता हुआ देख वो अपनी जगह से उठा और एकांशी तक बढ़कर उसने उसके गीले पट्टियों वाले हाथ को पकड़कर खींच लिया। बेड पर बैठाते हुए वो अपने चेहरे पर शांत भाव ही बनाए हुए था, जो कि एकांशी के समझ के परे था। सावधानी से उसके पट्टियों को खोलते हुए अयांश ने एकांशी और चेहरे की तरफ एक नजर देखा और उससे बोला, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हुए ये थोड़ा जलेगा। इतना कहते हुए उसने एकांशी के घाव को साफ किया और उस पर धीरे धीरे फूंकते हुए मरहम को अप्लाई करने लगा। जख्म में दवा लगते हुए एकांशी को थोड़ा दर्द और जलन महसूस हुई, लेकिन अयांश की जेंटल तरीके को देख वो अपनी तकलीफों को ज्यादा देर तक महसूस ना कर पाई। एक बार जब पट्टी करना खत्म हो गया, तब उसने बड़ी ही हिम्मत करके अयांश से फिर पूछा, राजवी के साथ आप? वो इतना ही कह पाई थी कि तभी अयांश की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा होगा तुम मेरे मैटर में ना पड़ो, जाओ जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। अयांश के इस निराश करने वाले शब्दों को सुनने के बाद एकांशी दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत ना कर पाई और उसने अपने पलकों को उठाकर अयांश के चेहरे को देखा। अचानक उसके चेहरे पर ठंडे और गुस्सैल एक्सप्रेशन क्यों आ गए थे, एकांशी समझ भी ना सकी। इस पल में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ये कभी नहीं जान पाएगी कि वो अयांश का मूड खराब करने में किस तरह कामयाब हो गई थी। हालांकि अयांश ने आगे उससे कुछ भी ना कहा और फर्स्ट एड किट को बेड से उठाकर ड्रोल की तरफ बढ़ गया। फर्स्ट एड किट को रखने के बाद अयांश ने बेड पर अपने तकिए को एडजस्ट किया और अगले ही पल ब्लैंकेट को थोड़ा उठाकर उस पर लेट गया। अपने एक बाह को सिर के पीछे लगाते हुए उसने एकांशी की तरफ देखा, जो अब भी किसी मूर्ति की तरह उसी जगह पर बैठी हुई थी। इसलिए उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या तुम नहीं सोने वाली हो? अगर ऐसा नहीं है तो लाइट बंद कर दो। अयांश की आवाज से एकांशी अपने ख्यालों से तुरंत बाहर निकल आई और बेड के किनारे से उठकर दूसरे पाले की तरफ बढ़ गई और वहां से एक तकिए को उठाकर मुड़ने लगी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही उसके दूर सोफे पर सोने के मकसद को समझे बिना अयांश ने उसकी तरफ की ब्लैंकेट को खींच दिया ताकि एकांशी बेड पर सोने के बाद ब्लैंकेट को ओढ़ सके। वहीं एकांशी ने जब अयांश को ऐसा करता देखा तो वो कुछ पलों तक उसकी इस हरकत के बारे में सोचती रह गई।
काफी कुछ अंदेशा करने के बाद एकांशी आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शायद अयांश नहीं चाहता कि वो उसके साथ एक ही ब्लैंकेट में सोए। इसलिए उसने सहजता से अयांश को समझाते हुए कहा, आप आराम से सो जाइए, मैं बाहर लिविंग रूम में सोफे पर सो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसने अयांश के कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन को थोड़े पल के लिए निहारा और फिर वहां से मुड़कर कमरे के बाहर चली गई। एकांशी के इस ना समझी को देखते हुए अयांश अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और खुले हुए दरवाजे से एकांशी को सोफे पर लेटकर एक पतले से ब्लैंकेट को खुद के ऊपर फैलाता देखने लगा। अचानक ना जाने अयांश के मन में क्या आया, लेकिन वो झट से बेड से उतर गया और लंबे लंबे कदमों से चलते हुए लिविंग रूम में रखे सोफे तक पहुँच गया। अयांश को अपने सामने खड़ा देख एकांशी ने पहले तो अपने होठों को भींचकर अपनी भौहों को ऊपर कर लिया। उसके भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अयांश से पूछ रही हो कि क्या उसे कुछ चाहिए। वो अचानक यहाँ क्यों आकर खड़ा हो गया। इधर दूसरी तरफ अयांश ने एकांशी के भाव को अपने नजरों से पढ़ा और अगले ही पल बिना कुछ कहे या संकेत दिए सोफे की तरफ झुक गया। जबरदस्ती एकांशी को अपनी बाहों में भरते हुए उसने अपनी अटल नजरों से उसे इस कदर देखा कि वो खुद को अयांश से बंधा हुआ महसूस करने लगी। एक पल में उसके दिमाग में अयांश और अपनी नजदीकियों की कुछ अच्छी बुरी याद ताजा हो गई और उसकी सांसें उसके सीने में ही कहीं अटक कर रह गई। बेड तक पहुंचकर उसने एकांशी को सहजता से बेड पर रखा और उसकी मीच कर बंद की हुई आंखों को देख हल्की मुस्कान के साथ उसके शरीर से अपनी बाह को हटाकर बेड के दूसरी तरफ बढ़ गया। वहीं एकांशी अभी भी अयांश के अगले स्टेप के इंतजार में सहमी सी बैठी रही। तभी उसे बेड के दूसरी तरफ कुछ हलचल महसूस हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लिया। अपने आसपास अयांश को ना देख उसने कनखी नजरों से बेड के दूसरी ओर लेटे अयांश पर नजर डाली। उसे आराम से लेटे हुए देख जैसे उसकी सांसें वापस आ गई। गहरी गहरी कई सांसें भरने के बाद वो बोली, मैं सोफे पर कंफर्टेबल थी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर बेड से उतरने के लिए मूव होने लगी, जिसे देखने के बाद अयांश अपनी गहरी आवाज में मजबूती लाते हुए बोला, अगर तुम बेड से 1 इंच भी हिली तो मैं तुम्हें उठाकर रूम के बाहर फेंक दूंगा, समझी। अयांश के अचानक बोलने से एकांशी डर से एक ही जगह पर जैसी थी वैसी ही रुक गई और मन ही मन बोली, क्या सच में अगर मैं थोड़ा भी हिलूंगी तो अयांश मुझे बाहर निकाल देंगे। फिर अपने निचले होठ को दांत से दबाते हुए बोली, अब क्या करूं? आज अयांश इतने अजीब मूड में क्यों है, कभी गुस्सा कभी केयर। अपने आप में ही बोलते हुए एकांशी लगभग 15 मिनट तक बिना हिले डुले वहीं बैठी रही और अयांश चुपचाप टकटकी बांधे उसे देखता रहा। लेकिन अब शायद उसे नींद आने लगी थी, जिसके कारण वो बार बार झपकी लेने लगी और उसका सिर गिरने लगा था। कुछ पलों तक इस नज़ारे को देखने के बाद अयांश के चेहरे पर अपने आप ही एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। तभी उसे एकांशी का नींद में डूबा हुआ शरीर बेड पर बेतरतीबी से गिरता हुआ मालूम हुआ, जिसके प्रतिक्रिया में अयांश ने झट से अपने बॉडी को उस ओर शिफ्ट कर लिया, जिससे कि एकांशी का सिर सीधे अयांश के सीने पर ही जा गिरा और उसने तुरंत उसके शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। एकांशी की बालों की खुशबू अपने इतने करीब महसूस करते हुए उसे उसका वही सवाल याद आ गया जो उसने नशे के दौरान उससे पूछा था कि क्या वो उसकी जिंदगी में बस तकलीफों की एक वजह है। इस सवाल को याद करते हुए उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाकर उसके सिर पर किस किया और दबी से आवाज में बोला, तुमने पूछा था कि तुम मेरी तकलीफों से एक हो। नहीं, तुम तकलीफ नहीं हो मेरे लिए, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो और ये बहुत है मेरे लिए। लेकिन इससे पहले कि ये किसी सुंदर सपने की तरह टूट जाए, मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूँ। ख्वाब को ख्वाब ही रहने देते हैं। मेरी एकांशी अयांश आदित्य। इधर दूसरी तरफ राजवी उस लीला पैलेस से निकलने के बाद सीधे एक बार में चली गई, जहां काफी ड्रिंक करने के बाद उसकी नजर राघव पर पड़ी, जो काफी दूर एक कुर्सी पर बैठा अपने फोन को घूर रहा था।
शराब की एक बोतल के साथ लड़खड़ाते हुए जब राजवी उसके टेबल तक पहुंची, तब राघव ने अपने सिर को उठाकर उसे यूं ही अनजाने भाव से देखा। लेकिन जैसा कि वो राजवी थी, इसलिए वो तुरंत खड़ा हो गया और उसकी हालत को देखते हुए उसके सामने रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछने लगा, मिस राजवी, आप यहाँ कैसे? क्या आपके साथ और भी कोई आया है? आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है? मेरा दिल इस दुनिया ने तोड़ दिया है, इसलिए मैं पीना चाहती हूँ ताकि इस टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकूं। राजवी हंसते हुए बोली, जिस पर राघव ने उसे दया की नजरों से देखा और अगले ही पल एक आवाज के साथ रोने लगा। उसे रोता हुआ सुन राजवी अपने सिर को घुमाकर आसपास उन्हें ही घूरते हुए लोगों को देखने लगी और राघव को चुप होने के लिए कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें अपने हाई हील से मारूंगी। मारने की बात सुन राघव एकदम से चुप हो गया और राजवी के सामने अपने फोन में एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये लड़की मेरा पहला प्यार थी, लेकिन मैं इससे अपने दिल की बात बता पाता उससे पहले ही उसकी शादी का कार्ड मेरे घर पर आ गया। इस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया और अब उसका एक बेटा भी है। इतना कहते हुए वो एक बार फिर रोने लगा, जिसे सुन राजवी ने उसे टिश्यू पेपर दिया और वेटर को एक और ड्रिंक लाने का इशारा कर दिया। कुछ ही देर में दोनों शराब के नशे में पूरी तरह डूब गए। फिर भी उन दोनों का रोना और शराब पीना खत्म नहीं हुआ। उनके रोने की आवाज से वहां मौजूद बाकी लोग बार के वेटर और मैनेजर से शिकायत करने लगे, जिसकी वजह से मैनेजर ने अपनी सिक्योरिटी को बुलवाया और दोनों को बार के बाहर निकाल दिया। बार से बाहर निकलने के बाद राजवी ने राघव का हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो, मुझे अब नींद आ रही है। दिल तोड़ने वाले जमाने से मैं थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। उसका बच्चा मुझे मामा कहता है, मुझे तो पापा बनना था। राघव नशे में धुत सड़क पर चिल्लाया। तभी उसकी नजर एक टैक्सी पर पड़ी और वो राजवी को खींचते हुए उस ओर ले गया। टैक्सी वाले से बात करने के बाद उसने राजवी को गाड़ी में बैठाया और खुद ही बैठ गया। होटल में पहुंचने के बाद राघव और राजवी दोनों एक दूसरे को संभालते लिफ्ट तक पहुंच गए, लेकिन जैसा कि राजवी का दिमाग नशे में पूरी तरह हवा हो चुका था, राघव का चेहरा अयांश की तरह दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से उसने राघव को लिफ्ट के एक दीवार पर लगा दिया और अपने उंगली को उसके चेहरे से गर्दन तक सहलाते हुए बोली, अयांश किस मी। मैं अयांश सर नहीं हूँ, मैं राघव हूँ। राघव ने भी अपनी धुंधली पड़ती नजरों को संभाला। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और राघव ने राजवी को खुद से दूर कर लड़खड़ाते हुए कहा, मेरा रूम आ गया, आपका रूम इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है। इतना कहने के बाद राघव ने उसकी पकड़ को अपने ऊपर से छुड़ाया और लिफ्ट से बाहर निकल गया। रूम तक पहुंच उसने दरवाजे पर जैसे तैसे अपना कार्ड स्कैन किया और दरवाजा खोल कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन अभी वो दरवाजे को वापस लॉक करता उससे पहले ही राजवी दरवाजे को अपने हाथ से खोलते हुए उस पर टिक कर खड़ी हो गई। अपने शारीरिक संरचना से राघव को लुभाते हुए वो आगे बढ़ी और दरवाजे को वैसे ही खुला छोड़कर राघव के गले में अपना हाथ फंसाते हुए कहने लगी, अयांश I love you so much। मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करते हो। Let's make love in this night। इधर लंदन में सुबह होते ही नैनिका ने अपने सभी सामान को पैक किया और अपने कमरे से 2 बैग के साथ बाहर निकल आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिसे छुपाने के लिए उसने ब्लैक गोगल्स को अपने आँखों पर पहन रखा था। फिर भी उसके चेहरे का रूखापन साफ जाहिर कर रहा था कि वो रात में काफी देर तक रोती रह गई होगी। अपने कमरे से निकलकर वो सबसे पहले अपने डैड के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंच उसने दरवाजे पर नॉक किया और जब कमरे को उसके सौतेली माँ द्वारा खोला गया, तब उसने कमजोर सी आवाज में पूछा, डैड कहाँ है? उसकी सौतेली माँ ने उसके बैग की ओर देखते हुए अजीब सी तुनकती आवाज में जवाब दिया, तुम तो कमाल की खिलाड़ी निकली। तुमने और तुम्हारी माँ ने 20 सालों तक मुझे इस वजह से ताना दिया
कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली। मुझे यहाँ तक कहा कि मैं घर तोड़ने वाली औरत हूँ, जिसे लेकर आज तक मैं खुद में घुटती रही। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम दोनों माँ बेटी भी मेरी जैसी ही हो। तुमने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने तुम्हारी माँ से उसके पति को छीन लिया तो तुमने मुझसे अब तक इतनी नफरत की, और अब जब तुमने मेरी बेटी से उसका होने वाला जीवन साथी छीन लिया है तो खुद से कितनी नफरत करोगी। उनकी हर लफ्ज नैनिका के टूटे दिल में किसी खंजर की तरफ चुभ रहे थे, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि उसकी स्टेप मॉम की बात कुछ हद तक सही है। इसलिए इस बार उसने सिवाय आंसू गिरने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। तभी अंदर से उसके डैड कौन है मृणाल कहते हुए बाहर निकल आए और वहाँ नैनिका को बैग के साथ खड़ा देख बोले, नैनिका बेटा, आप सच में जाना चाहती है? नैनिका इस पर भी खामोश खड़ी रही और अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकने की कोशिश करने लगी, जिस पर उसके डैड ने उसके हथेली को पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले जाते हुए बोले, मृणाल, हम बाप बेटी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जी, नैनिका की सौतेली माँ ने अनमने मन से ही कहा और कमरे के दरवाजे को बंद करके रूम से बाहर निकल गई। हालांकि वो वहाँ से जाने के बजाय दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। अंदर कमरे में नैनिका के डैड ने नैनिका को बेड पर बैठाया और खुद कमरे में रखे टेबल की तरफ बढ़ गए ताकि वहाँ से पानी के गिलास को उठाकर नैनिका को दे सके। नैनिका की तरफ पानी के गिलास को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, मुझे पता है आपके लिए इस वक्त सही और गलत का फैसला करना मुश्किल है, लेकिन कभी भी सिचुएशन से भागा नहीं जाता, चाहे वो सिचुएशन कितना भी दुख क्यों ना देता हो। अगर आप भागने का फैसला कर लेती है तो इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा हारा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। नैनिका के बगल में बैठकर उसके सिर को अपने कंधे पर टिकाते हुए आगे कहा, कल रात में काफी देर तक मैं मनवीर के पास बैठा था। मनवीर बेटे ने मुझे आप दोनों के रिलेशन के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि आप दोनों ने अपना एक बच्चा भी खो दिया, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गुड़िया इतनी तकलीफों को अकेले ही सह रही थी। अपने पिता के स्नेह की वजह से अब तक का नैनिका का नियंत्रण किया हुआ जज्बात का बांध टूट गया और वो अपने डैड के सीने से लगकर रोते हुए कहने लगी, मैंने उससे बहुत प्यार किया डैड, लेकिन उसने कभी मेरा यकीन नहीं किया। उसे लगा मैंने हमारे बच्चे को मार डाला। मैंने आज तक किसी से ये सारी बातें नहीं कही है, शायद कोई था ही नहीं सुनने वाला। मॉम से कह ही नहीं सकती, आप कभी मेरे लिए वक्त ही नहीं निकालते, और मनवीर ने तो साथ ही छोड़ दिया। मैं टूट चुकी हूँ डैड, मुझे अब हारने और जीतने का कोई डर नहीं है, मैं बस सुकून ढूंढना चाहती हूँ। तो आप सच में मनवीर को कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है? मुझे नहीं पता डैड, मैं नहीं जानती। रुआसी आवाज के बीच बीच में नैनिका की हिचकी लेने की आवाज भी आने लगी थी और उसकी आंखों से अब आंसू और तेजी से बहते हुए उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे, जिसकी वजह से उसके डैड ने उसे पकड़कर सांत्वना देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आपके मुंबई लौटने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर नैनिका को एक सफेद कार्ड देते हुए बोले, इस जगह पर जाएं, हो सकता है ये आपके निर्णय को बदलने में थोड़ा सहायता करे और आप अपने मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब ढूंढ सके। अपने डैड के हाथ से वो कार्ड लेते हुए नैनिका ने अपने आंसू पोंछे और उनके सीने से थोड़ा अलग होकर उस पर लिखे एक एड्रेस को पढ़ने के बाद बोली, ये किसी का होम एड्रेस है, यहाँ विजिट करने से मुझे क्या हासिल होगा? इतने सालों में आपने एक भी बात नहीं मानी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने डैड की एक ये बात सुन ले, ये आपके खुशियों के लिए है। नैनिका के डैड ने नैनिका के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। कुछ पल तक सोचने के बाद नैनिका ने आखिरकार हामी भरते हुए कहा, मेरी रात के 10 बजे की फ्लाइट है, तो क्या मैं शाम 6 बजे जाऊँ तो ठीक रहेगा? हाँ, आपका जब दिल को तब आप जा सकती हैं। कहते हुए नैनिका के डैड बेड से उठे और अपने कबर से एक सूट निकालते हुए बोले, अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। मुझे यकीन है कल की सुबह आप मुझे हंसती हुई दिखेंगी। इधर मुंबई में जब नक्श ऑफिस पहुंचा, दरवाजे पर ही उसे आरोही प्रेम के साथ खड़ी दिखाई दे गई, जिससे अब तक का उसका अच्छा मूड थोड़ा कड़वा हो गया, जिससे वो अपने चाल को और तेज करते हुए जल्दी से उनके पास गया
और दोनों को पीछे से टोकते हुए बोला, बहुत गहरा रिश्ता लगता है तुम दोनों का। अचानक अपने पीछे से आती नक्श की आवाज सुन आरोही और प्रेम दोनों पीछे मुड़ गए और नक्श के उतरे हुए चेहरे को देख एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नक्श ने के एक बार फिर कहा, मिस आरोही, आपको नहीं लगता काम की जगह पर आपको अपने पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए? नहीं प्रेम, तो बस मुझे छोड़। आरोही बस इतना ही कह पाई थी कि उसी पल नक्श ने उसे अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और वहाँ से ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के बारे सुनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से भाई के केबिन में आओ, आज बहुत से काम है। नक्श की सख्त बर्ताव से आरोही एक लम्हे तक उसे यूं ही निहारती रही। उसकी बात को इस तरह इग्नोर कर वहाँ से चले जाने पर आरोही का चेहरा भी फीका पड़ गया और प्रेम के सामने होने की वजह से उसे शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी, जिससे उसने अपने नजरों को नीचे करते हुए प्रेम से कहा, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहने के बाद आरोही उदास चेहरा लिए हुए ही आगे बढ़ने लगी, जो प्रेम के दिल में दर्द की वजह जैसी बनने लगी थी। इसलिए जब आरोही अपना सिर नीचे किए वहाँ से मुड़ी, तब तुरंत ही प्रेम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, उदास मत हो, अगर वो तुम्हारे प्यार को नहीं समझता तो ये उसकी बदकिस्मती होगी। आखिरकार उसे आरोही जैसी प्यारी लड़की कहाँ मिलेगी। प्रेम की मीठी बातों और उसके चेहरे पर सुकून देने वाली मुस्कान को देख आरोही का भारी मूड कुछ हल्का हो गया और उसके होठ अपने आप ही मुस्कुराने के लिए खुल गए। इसलिए उसने प्रेम को स्नेही नजर से देखा और उसे हाथ हिलाकर बाय करते हुए ऑफिस के अंदर चली गई। इधर दूसरी ओर नक्श जैसी ही अयांश के केबिन में दाखिल हुआ, उसकी पहली नजर अपने भाई के चेयर पर बैठी सुनीता आदित्य पर पड़ी, जो बड़ी ही आराम से बैठी वहाँ की कुछ फाइलों को पढ़ने में व्यस्त लग रही थी। लेकिन किसी के अंदर आने की आहट पाकर वो तुरंत चौकन्ना हो गई और फाइल को बंद करते हुए अपने नजरों को दरवाजे की ओर उठा लिया। मॉम, आप भाई के केबिन में क्या कर रही है और आप उनकी फाइलें क्यों चेक कर रही हैं? नक्श कुछ पलों तक अयांश के खुले हुए लॉकर को देखकर पूछा, और ये भाई की लॉकर को आपने कैसे खोला? दरवाजे पर नक्श को खड़ा देख सुनीता राहत की सांस भर रही थी। उसके इतने सारे सवालों को सुन और उसके चेहरे पर उलझन और हैरानी के मिश्रण को एक साथ नोटिस करते हुए सुनीता अयांश के चेयर से उठी और नक्श की ओर बढ़ते हुए कहने लगी, तो अयांश के यहाँ ना होने पर तुम कंपनी को संभाल रहे हो। मॉम, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप इस तरह भाई के केबिन के चीजों को कैसे छू सकती है? अपनी माँ से बात करने का यही सलीका है। माँ बाप या बड़े से मिलने पर क्या करते हैं, भूल गए हो तुम? सुनीता ने नक्श के सवालों को टालते हुए नाराजगी जाहिर किया, और अयांश तुम्हारा इस्तेमाल करता रहता है, तुम्हें नजर नहीं आता। यहाँ ना होने के दौरान उसने तुम्हें सर्वेंट की तरह अपनी जगह रहने का ऑर्डर दे दिया और तुम मान भी गए। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? उन्होंने मुझे भाई मानकर ऑफिस संभालने को कहा था, आप ऐसा सोचती है कि उन्होंने मुझे सर्वेंट की तरह कहा? नक्श आक्रोश के साथ बोला और वहाँ से हटकर केबिन में लगे सोफे के पास चला गया। सुनीता नक्श के पीछे चलते हुए बोली, बचपन से लेकर आज तक तुम बुद्धू ही रह गए और अयांश हमेशा तुमसे जीत गया। ये सब कुछ तुम्हारा था, याद है ना? इस केबिन में तुम बैठा करते थे, इस ऑफिस में सभी तुम्हारे ऑर्डर को मानते थे। अब देखो, अयांश के गुलाम की तरह तुम इधर से उधर घूम रहे हो। मॉम, भाई के बारे में आप बिल्कुल गलत सोचती है। उनका इरादा कभी भी मुझे छोटा दिखाने का नहीं होता और उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छीना। वो आप थी जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। दादी जी से विल अपने ही तैयार करवाया था ना? हाँ, अच्छे से याद है कि मैंने वो किया था, क्योंकि मैं अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। लेकिन तुम मेरी सारी मेहनत बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरी दोस्त की बेटी भव्या से मिलो, उसे जानो और शादी कर लो। तुम्हारे बच्चे पहले होंगे तो एक बार फिर तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। सुनीता नक्श को सोफे पर आराम से बैठाते हुए बोली।
सुनीता की वही सब पुरानी चालें और बातें सुन नक्श ने अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लिया और नीचे फर्श की तरफ देख गंभीरता से बोला, मॉम, आप कभी भी इस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सोचती है? आप चाहती है मैं किसी लड़की से शादी इसलिए करूं ताकि अयांश भाई से पहले एक बच्चा बियर कर सकूं और इस प्रॉपर्टी को भाई से लेने के लिए क्लेम कर सकूं। मेरी शादी और बच्चे को भी आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सुनीता सख्ती से बोली, हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। जल्द से जल्द भव्या से मिलो। अपनी माँ के इस सख्त लहजे को सुनते हुए नक्श का अब तक नियंत्रित किया हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा और सोफे से उठकर सामने रखे टेबल को अपने पैर से मारते हुए चिल्लाया, नहीं करूँगा मैं शादी अब तो। जब तक भाई का पहला बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। नक्श के चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज अयांश के केबिन के पास जमा होने लगे और पारदर्शी शीशे से अंदर की बहस देखने लगे। तभी आरोही सभी के बीच से निकलते हुए दरवाजे तक आई। वहां खड़े होने के बाद उसने नक्श के कहे गए कुछ आखिरी के शब्दों को ही सुना, जिससे उसने के बाद उसने दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथ को आगे किया, लेकिन अंदर से सुनीता आदित्य की आवाज सुन उसने झट से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और वहां खड़े एम्प्लॉय को हटाने के लिए दूसरी ओर मुड़ गई। इधर नक्श के गुस्से को देखते हुए सुनीता भी सोफे से उठ खड़ी हुई और अयांश के टेबल तक पहुंच वहां से एक फाइल उठाकर नक्श के आगे फेंकते हुए बोली, मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है ना? देखो उस फाइल को। तुम्हारा प्यारा भाई दूसरी नई कंपनी खड़ा करने के प्लानिंग कर रहा है, जिसका कॉन्टेक्ट उसने विदेशी कंपनियों के साथ किया है और उसकी अथॉरिटी उसने सिर्फ अपनी रखी है। अब वो यहाँ के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बाहरी देशों के प्रोजेक्ट भी हैंडल करेगा। वो इस कंपनी को खड़ा करने में हमारी कंपनी का पैसा लगा रहा है, लेकिन हम में से किसी को पता भी नहीं है इस बारे में। उस फाइल को उठाते हुए नक्श ने उसे अब तक खोल लिया था और उसमें लिखी सारी जानकारी को पढ़ते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। अयांश के अकेले इतना बड़ा फैसला कर लेने से नक्श भी कुछ हताश दिखने लगा। अयांश अच्छे से जानता था कि नक्श को प्रॉपर्टी हड़पने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसने ये बात उससे क्यों छुपा रखी थी? क्या अयांश को उस पर यकीन नहीं था? वो उस फाइल को देखते हुए सोच ही रहा था कि उसी पल उसकी माँ ने एक बार फिर कहा, देख लिया ना अपने भाई की धोखेबाजी। फिर नक्श के हथेली को पकड़कर उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली, इसलिए कह रही हूँ, इससे पहले कि वो सब कुछ तुमसे छीन ले, तुम अपने हक के लिए लड़ो। कम से कम आदित्य ग्रुप पर तो अपना हक जमाओ। मॉम, मैं सोच नहीं पा रहा, प्लीज कुछ देर चुप हो जाइए और एक जगह शांति से बैठ जाइए। भाई ने ये किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ये कहते हुए नक्श ने अपना हाथ अपनी माँ के पकड़ से अलग कर लिया। नक्श को अभी भी अयांश पर अंधा विश्वास करता सुन सुनीता गुस्से से पागल होने लगी। उसका दिमाग ही जैसे घूम गया नक्श की बात को सुनकर, जिसकी वजह से उसने नक्श के हाथ से वो फाइल छीन लिया और चिल्लाते हुए बोली, तो तुम अभी भी उसका यकीन करना चाहते हो? हाँ, भाई कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने जरूर कुछ सोच रखा होगा जो आप कभी नहीं सोच सकती। तुम अपनी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते नक्श, सुनीता चिल्लाई। आप चाहती क्या है मुझसे? जब से मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने नहीं आया। जानती है क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक ही बात रटती रहती है, भव्या, बच्चे और वही भाई की प्रॉपर्टी। मुझे इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि सारे फैसले खुद कर सको। मैं भव्या के साथ आज ही तुम्हारा डिनर प्लान करती हूँ और अगर आज तुम उससे मिलने नहीं गए तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी है इस दुनिया में। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं कोई भव्या से मिलने नहीं जा रहा। तुम जा रहे हो। इतना कहते हुए सुनीता ने अपना बैग और वो फाइल उठाया और केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रुक कर बोली, और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अगले मंथ भव्या के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी है। यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम इसकी बगावत करने के बारे में सोचना भी मत। इस तरह शादी के फैसले को खुद पर थोपे जाने से नक्श घूमकर हैरानी और हतोत्साह से अपनी माँ को केबिन के दरवाजे को खोलते देखने लगा। उस एक लम्हे में उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन जैसी ही दरवाजे के उस पार खड़ी आरोही पर उसकी नजर पड़ी,
उसके दिल में उम्मीद की एक किरण उभर आई और बिना कुछ सोचे वो तेजी से आगे बढ़ने लगा और कुछ ही देर में अपनी माँ को पीछे छोड़ते हुए वो आरोही के बिल्कुल करीब पहुँच गया। अचानक नक्श को अपनी तरफ बढ़ता देख आरोही भी कुछ समझ ना सकी और अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और अधिक फैलाए उसे घूरने लगी। उसी पल नक्श ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे हल्के से धकेलते हुए वही एक पिलर से लगा दिया। नक्श, आप ये क्या कर रहे हैं? आरोही घबराहट के साथ सुनीता की खा जाने वाली नजरों को देखते हुए बोली। आज और अभी से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अगले 3 महीने में मैं तुमसे शादी करने का वादा करता हूँ। नक्श दृढ़ता से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिसे सुन आरोही चौंक गई और शौक की वजह से हंसते हुए बोली, नक्श, अच्छा मजाक है लेकिन ये जरा भी फनी नहीं है। सब हमें देख रहे हैं, खासकर आपकी मॉम, इसलिए थोड़ा शर्म कीजिए और छोड़ दीजिए मुझे। तो तुम्हें मैं मजाक करने के मूड में दिखाई दे रहा हूँ? नक्श एक बार फिर गंभीरता से बोला, जिस पर आरोही ने अपने सिर को हाँ में हिलाने के लिए ऊपर कर लिया, लेकिन वो अपने सिर को थोड़ा भी मूव कर पाती उससे पहले ही नक्श ने उसके ठुड्डी को पकड़ लिया और खुद बिना कोई इशारे के झुककर उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। नक्श के इस हरकत पर आरोही की धड़कन उसके दिल में ही कहीं रुक गई। लगभग 20 मिनट तक बिना हिले डुले वैसे ही खड़ी रहने के बाद अचानक वो पानी होश में लौट आई और नक्श को पीछे धकेलते हुए अपने सिर को ना में हिलाने लगी, जिससे नक्श उससे दूर हो जाए। हालांकि उसकी ये कोशिशें बर्बाद नहीं गई और नक्श ने उसे छोड़ दिया। क्या अब भी ये तुम्हें मजाक लगता है? नक्श ने पूछने से पहले अपने एक आंख को दबाया और फिर मुड़कर उसके हथेली को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हुए अपनी माँ को दिखाकर बोला, मैं आरोही को डेट कर रहा हूँ और इसी से शादी करूँगा। अगर अब भी आप उस लड़की के साथ मेरा एंगेजमेंट करना चाहती है तो मेरी होने वाली वाइफ से परमिशन ले लीजिए। क्या? नक्श की बात सुनने के बाद आरोही के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला और उसने अपने आप को नक्श के पीठ के पीछे छुपना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी कनखी नजरों से सुनीता को देख भी रही थी। सुनीता की बड़ी बड़ी डरावनी आंखों को देख उसने अपने थूक को निगल लिया और फिर पूरी तरह से नक्श के पीछे छुप गई। इधर बंगलौर में आंखें खुलते ही एकांशी की नजर अयांश के शांत सोते हुए चेहरे पर पड़ी। तब जाकर उसे याद आया कि कैसे अयांश ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर रख दिया था और उसे वहां से जाता देख ना जाने के लिए धमकी भी दी थी। उसके बाद उसे कब नींद आई और कब अयांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, ये बात दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी एकांशी को याद नहीं आई। फिर भी खुद को अयांश के दिल के इतने करीब और उसकी बाहों में देख एकांशी का दिल प्रफुल्लित हो उठा, जो इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान उकेर गई। अयांश में अपने प्रति आए इन नए नए बदलाव को महसूस कर इस पल एकांशी का रोम रोम खुशी से झूम उठा था। शायद इसलिए वो बेझिझक अपने हाथ को उठाकर तर्जनी उंगली से अयांश के उभरे कंठ को छूने लगी, जो इस वक्त एकांशी के नजरों के काफी करीब था। एक ठंडे से स्पर्श को अपने गर्दन पर महसूस कर अयांश की नींद भी टूट गई। लेकिन जैसा कि वो जानता था कि उसके गर्दन पर उंगली से खेलने वाली कोई और नहीं बल्कि एकांशी है, इसलिए बिना कुछ रिएक्ट किए वो चुपचाप अपनी आंखों को तब तक बंद किए रहा जब तक कि एकांशी उसके टी शर्ट के कॉलर को थोड़ा हटाकर इस रात अपने गड़ाए दांतों के निशान को ना देखने लगी। एकांशी को वहां तक पहुंचता महसूस कर अयांश ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और उसके कमर से अपने हाथ को हटाकर तुरंत उसके उंगलियों को पकड़ लिया। अचानक अयांश के उठने और अपनी हरकत पकड़े जाने पर एकांशी की गति मंद पड़ गई, यहाँ तक कि वो एकाएक इतना घबरा गई कि उसने अपनी सांसें ही रोक ली। क्या कर रही थी तुम? अयांश एकांशी की व्याकुल हो चुकी आंखों में देखते हुए बोला। उसने इस वक्त एकांशी के हाथ को इतने दबाव से पकड़ रखा था जैसे वो नहीं चाहता था कि एकांशी उस नीले पड़ चुके दांत के निशान को देखे। वहीं एकांशी उसके इस सवाल से झेप गई और अपने उंगली को अयांश की पकड़ से खींचते हुए मीठी सी पतली आवाज में बोली, मैं बस वो निशान देख रही थी, वहाँ क्या हुआ था? कब की चोट लगी है? क्या वो दांत का निशान है? तो तुमने देख लिया? अयांश ने थोड़ी नाराजगी से कहा,
जिस पर एकांशी ने अपनी आंखों को मासूमियत से नीचे किया और उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं देखा, वो तो बस दिख गया। इतना कहने के बाद एकांशी ने खुद को उसके आगोश से अलग किया और एक झटके में अयांश के सीने से उठकर बैठ गई। बिखरे बालों को संभालते हुए उसने दोबारा अयांश को नहीं देखा, लेकिन अयांश एकटक एकांशी को ही देख रहा था। कमरे की खिड़की से आती सूरज की हल्की किरण के बीच उसके कोमल गोरी त्वचा इतनी आकर्षक नजर आ रही थी कि अयांश एक बार को भी अपनी पलक नहीं झपका पाया और उसे देखते हुए उठकर बैठ गया। तभी एकांशी ने अपने नाइट गाउन को अपने कंधे से ऊपर किया और बेड से उतरने के लिए थोड़ा खिसकते हुए सामान्य बातचीत करने के मकसद में छुपे अयांश और राजवी के रिलेशन के बारे में जानने के लिए थोड़ा संकोचते हुए पूछा, वो निशान आपके गले पर कैसे आया? क्या ये कल रात राज? वो इतना ही कह पाई थी कि उसी पल अयांश ने बिना कोई देरी के उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम मेरे बारे में कुछ भी उटपटांग नहीं सोच सकती। फिर ये निशान आपके गले पर कैसे आया? एकांशी उसके शब्द खत्म होते ही तपाक से बोल उठी। उसकी इतनी उत्सुकता भरी बेचैनी को दूर से ही महसूस कर अयांश चुप हो गया, जैसे वो नहीं बताना चाह रहा था कि ये निशान उसी ने 2 रात पहले बदला लेने के मकसद से उसके गर्दन पर बनाया था। वहीं एकांशी उसकी इतनी देर की चुप्पी को अपने दिमाग में अलग ही निष्कर्ष पर ले गई। एक बार फिर उसकी आंखों के आगे राजवी और अयांश की नजदीकियों की तस्वीर इमेजिन होने लगी और वो एक मूर्ति की तरह एक ही जगह स्थिर खड़ी हो गई। अचानक से एकांशी के चेहरे को किसी फूल की तरह मुरझाया हुआ देख अयांश का मन भी थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि अभी जब एकांशी सोकर उठी थी तब उसका चेहरा इतना हताश और सोच में डूबा हुआ नजर नहीं आ रहा था। शायद इसलिए उसे कुछ भी ना बताने का फैसला अयांश ने बदल लिया और एक गहरी सांस भरते हुए अपने जवाब को घुमा फिराकर उसके सामने रखते हुए कहा, एक रात में दुनिया की सबसे कोमल बिल्ली ने मुझे यहाँ काट लिया था, उसी का निशान है। तुम जानती तो होगी उस वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट कैट को। अयांश का उलझा हुआ जवाब सुन एकांशी रिलैक्स होने के बजाय और अधिक सोच में डूब गई, जिसे देख अयांश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त ना जाने उसके मन में क्या आया और वो रुककर वापस एकांशी की तरफ चला आया और हल्का सा झुककर उसकी पतली कलाई को पकड़ कमरे में लगे शीशे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद ही उसने एकांशी को शीशे के सामने खड़ा किया और खुद उसके दोनों कंधे पर हाथ रख पीछे खड़ा हो गया। एकांशी, जो अयांश की इस हरकत के पीछे का कारण भी समझ ना सकी थी, किसी अनाड़ी की तरह शीशे में अयांश के रिफ्लेक्शन को सवालिया नजरों से घूरने लगी, जिस पर अयांश उसके कान की तरफ झुका और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट कैट को बदला लेने के बाद कैसा महसूस होता है, ये सामने शीशे वाली लड़की के रिफ्लेक्शन से पूछ सकती हो। इतना कहते हुए अयांश ने सामने शीशे में एकांशी के शर्म से लाल हुए गाल और बंद हो चुके आंखों को नोटिस किया। एकांशी की इस मासूमियत से भरी प्रतिक्रिया को देख अयांश के दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो चली और खुद पर से नियंत्रण खोते हुए उसने एकांशी के कान पर अपने होठों के स्पर्श को रख दिया। इधर एकांशी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि उस निशान को अयांश के गले पर उभारने वाली कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। यहाँ तक कि उसे ये भी याद आ गया कि उसने खुद ही अयांश से ये कहा था कि वो उसे दुनिया की सबसे कोमल बिल्ली कहा करे। शायद इसलिए नशे में की गई बेशर्मी इस वक्त उसके गालों पर शर्म बनकर उभरने लगी थी। हालांकि उसकी शर्म की वजह इस समय अयांश द्वारा की जा रही हरकत भी हो सकती थी, क्योंकि जितनी जेंटलनेस से वो उसके कान को चूम रहा था वो उसकी आंखों में शर्म पैदा करने और दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। लेकिन वो आगे भी इस लम्हे को जी पाती उससे पहले ही उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग 3 सेकंड के लिए घूम गया हो और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा हो, जिसकी वजह से अनायास ही उसका शरीर कमजोर पड़ गया और वो धीरे से अपने माथे पर हाथ रख खुद को खड़ा रखने के लिए स्ट्रगल करने लगी। हालांकि वो अधिक समय तक अपनी धुंधली होती नजर और बिगड़ रही तबीयत को सहन नहीं कर सकी और उसका सिर आहिस्ते से अयांश के सीने पर ढुलक आया, जैसे उसमें अब जान ही नहीं बची हो। अचानक एकांशी को कमजोर और खड़ा होने में असमर्थ देख
अयांश ने उसे अपनी बाहों के चारों ओर घेर लिया और सरलता से उसका नाम पुकारा, एकांशी। एकांशी। हाँ, एकांशी जो अयांश के सीने पर सिर रखे हुए अपनी आंखों को ठीक से खोलने की कोशिश कर रही थी, उसने अयांश के उसका नाम पुकारने पर रिस्पॉन्स दिया और खुद को थोड़ा स्टेबल करते हुए उससे दूर होने लगी। हालांकि उसकी तेज सांसें और आंखों के आगे का धुंधलापन अभी भी कम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो एक बार को हल्का सा लड़खड़ा गई, जिसे देखते हुए अयांश ने उसके दोनों कंधे को पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चलते हुए बेड तक आ गया। बेड पर एकांशी को बैठाते हुए अयांश ने एकांशी की तरफ देखा। उसने इस वक्त अपना सिर नीचे कर रखा था, जिसे देख उसने कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। अयांश के इतना कहने पर एकांशी ने अपने सिर को थोड़ा ऊपर किया और धुंधली और साफ होती नजरों से अयांश को कमरे के बाहर जाते देखा। लिविंग रूम में आने के बाद अयांश टेबल के पास झुका और वहाँ से कुछ उठाने के बाद वापस मुड़कर कमरे में जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक आते आते अयांश रुक गया और मुड़कर कमरे में रखे डस्टबिन की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंच उसने अपने पैर से डस्टबिन को ओपन किया और लगभग 1 मिनट तक घूरने के बाद वहां से हट गया। कमरे में वापस लौटने के बाद अयांश का चेहरा तंग और ठंडा था, जैसे उसे कोई बात अच्छी ना लगी हो। हालांकि उसने एकांशी की हालत देखते हुए कुछ भी नहीं कहा और बेड के करीब पहुंचकर उसके सारे बालों को समेटकर पीछे कर लिया। अपने हाथ में लिए हुए हेयर टाई को उसके बालों में लगाते हुए वो संयमित तरीके से बोला, कल रात क्या खाया था तुमने? खाने में क्या ऑर्डर किया? एकांशी जो अयांश द्वारा बाल बांधने पर अपनी हैरानी को संभाल नहीं पा रही थी, उसके इस सवाल से थोड़ा सकपका गई और लड़खड़ाते हुए बोली, मैंने खाना ऑर्डर नहीं किया था, मुझे भूख नहीं थी। एकांशी का जवाब सुन अयांश के हाथ उसके बालों में ही रुक गए और उसकी नजर बेड पर बैठी एकांशी पर जा गड़ी। कल रात जाने से पहले उसने साफ तौर से एकांशी के पेट से आती आवाज को सुना था। फिर वो इस वक्त भूख ना लगने वाला झूठ क्यों बोल रही थी? क्या ये सब इसलिए था क्योंकि वो उसका कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी? अगर वो उसे अपनी पत्नी का हक और अपनी चीजों का इस्तेमाल करने का हक दे रहा था, फिर वो क्यों उसे इग्नोर कर रही थी? क्या वो आज तक उसे अपना हस्बैंड स्वीकार नहीं कर पाई थी? क्या उसके शब्द एकांशी के लिए कोई महत्व नहीं रखते थे? इस बारे में सोचते हुए अयांश ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके बालों को बांधने के बाद वहाँ से बिना कुछ बोले हट गया। एकांशी जो कि बैठने के बाद कुछ ठीक महसूस कर रही थी, उसने अब तक का अयांश का जेंटल बिहेवियर अचानक रूखा होता हुआ आसानी से महसूस कर लिया और बेड से उठकर धीरे से उसके पीछे चलते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे बस हल्का सा चक्कर आ गया था। लेकिन इस वक्त वो इतना कह पाई थी कि तभी उसकी नजर अयांश की भींचती हुई मुट्ठी पर पड़ी, जिसे देख एकांशी चुप हो गई और इस उलझन में पड़ गई कि आखिर अब उससे क्या गलती हो गई, जिससे अयांश फिर गुस्से और नाराजगी से भर गया। अचानक कमरे में छाए सन्नाटे की वजह से एकांशी अपने ऊपर एक अजीब सा डरावना प्रेशर महसूस करने लगी, जो उसके लिए घुटन पैदा करने लगा। इसलिए उसने अपने डर को खत्म करने के लिए कुछ सोचा और बड़ी हिम्मत कसने के बाद बोली, अयांश आप नारा। इतना कहते कहते वो तब एकदम से चुप हो गई, जब अचानक अयांश के गुस्से से चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चक्कर खाकर गिर जाओ या खाना ना खाने की वजह से बीमार पड़ जाओ। इस वक्त मुझे तुम्हारी आवाज चुभ रही है, इसलिए कमरे के बाहर जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा दूं। अयांश के चीखने से एकांशी का पूरा शरीर एक पल को कांप गया और अपने आप ही उसके कदम पीछे हो गए और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयांश अचानक किस बात पर इतना गुस्सा हो गया है। इतना शांत और जेंटल बिहेवियर के बाद अयांश के ये कठोर शब्द एकांशी के खुश दिल को एक पल में ही मुरझा गए, जिसकी वजह से उसके रोने की आवाज थोड़ी बढ़ गई, जो वो अयांश को नहीं सुनाना चाहती थी। इसलिए अपने मुंह पर हाथ रख वो वहाँ से दौड़ते हुए कमरे के बाहर चली गई। एकांशी के कदमों को खुद से दूर जाता हुआ सुन अयांश पीछे मुड़ा, लेकिन मात्र एक झलक देखने के बाद ही वो वापस मुड़कर सामने की तरफ देखने लगा। कुछ 5 मिनट तक यूं ही खड़े रहने के बाद उसने 2 गहरी गहरी सांसें भरी और वहां चलते हुए कमरे में रखे फोन तक पहुंच गया
फोन के करीब ही एक मैनुअल को उठाते हुए उसने उसमें से देखकर एक नंबर डायल किया और बोला, रूम नंबर 618 में ब्रेकफास्ट के कुछ डिशेज सर्व कर दीजिए। सर, मेन्यू से देखकर आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए प्लीज, उधर से आवाज आई। मेन्यू कार्ड में डिशेज को देखते हुए एकांशी के पसंदीदा डिश के बारे में सोचते हुए अयांश ने जब काफी देर तक फोन पर रिप्लाई नहीं किया, तब फोन की दूसरी तरफ से फिर एक आवाज आई, सर आपका ऑर्डर। मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, मेन्यू में मौजूद सभी डिशेज को ले आइए। आप श्योर है सर, उधर से आवाज आई। हाँ यही कीजिए, अयांश बोला। ओके सर, 15 से 20 मिनट में आपका सारा ऑर्डर रूम 618 में पहुंचा दिया जाएगा, प्लीज वेट। दूसरी ओर से आवाज आई। इतना सुनने के बाद अयांश कॉल कट करने ही वाला था कि तभी जैसे उसे कुछ याद आ गया और उसने वापस फोन को अपने कान से लगाते हुए कहा, ध्यान रखिएगा कि रूम 618 में मौजूद लड़की को बिल देने की जरूरत नहीं है, मैं मैनुअल कार्ड से ही स्कैन करके पे कर दूंगा। ओके सर। इधर एकांशी सोफे पर बैठी अब तक अपना रोना खत्म कर चुकी थी और बार बार सिर घूमने की वजह से सोफे पर ही सिर टिकाए आंखों को बंद कर अयांश के शब्दों के बारे में सोचने लगी थी। कुछ 10 मिनट बाद ही उसने अयांश को कमरे के बाहर आते सुना, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही किसी तरह का अटेंशन ही उसे दिया, जिसे देख अयांश लंबे लंबे कदम उठाते हुए उसके करीब पहुंचा और उसके माथे पर अपनी हथेली रखते हुए बोला, बुखार नहीं है, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसे ले लेना और यही आराम करना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर उस आदित्य के साथ। अयांश के इतना कहने और उसके छूने पर भी एकांशी ने अपनी आंखें नहीं खोली और चुपचाप उसकी बात को सुनती रही। एक बार जब अयांश ने उसके माथे से अपना हाथ हटा लिया, तब अपनी तबीयत के बारे में बिना सोचे ही एकांशी झट से खड़ी हो गई और अयांश को पूरी तरह इग्नोर कर वहाँ से कमरे की तरफ बढ़ गई। खुद को फिर से इग्नोर होता देख अयांश ने थोड़ी तेज आवाज में एकांशी को टोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, उसे खाने के बाद ही तुम कुछ और करोगी। लेकिन एकांशी को अभी भी रूम की तरफ बढ़ते हुए देख कर्कश आवाज के साथ फिर बोला, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? वहीं रुको और मेरी बात का जवाब दो। क्यों अब मेरी आवाज नहीं चुभेगी आपको? अचानक रुकते हुए एकांशी ने बिना पीछे मुड़े ही कहा और वापस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसा कि उसे चक्कर आ रहा था, वो चलते हुए लड़खड़ा गई। हालांकि गिरने से पहले ही अयांश, जो कि उससे कुछ ही कदम की दूरी पर था, दौड़ते हुए उसके करीब पहुंच गया और 1 सेकंड में ही उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अपने माथे पर बल डालते हुए कड़ाई से बोला, मैं समझ गया हूँ कि तुम एक जिद्दी लड़की हो, इसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार तुम्हें थामने के लिए नहीं आऊँगा और अगर मेरी एक बात भी सुन लोगी तो तुम्हारे जिद्दने में घाटा नहीं हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ के घाव भी नहीं भर रहे। मैंने कहा है क्या? बात बात पर मुझे उठाने के लिए। ऐसा कहते हुए जब एकांशी की नजर अयांश के बल पड़े चेहरे और गुस्से से घूरने वाली आंखों पर पड़ी, तब वो चुप तो हो गई, लेकिन अपनी नाक भौं चढ़ाए दूसरी ओर देखने लगी। एकांशी की इस नाराजगी से भरे एक्सप्रेशन को देख अयांश का भारी मन कुछ हल्का हो गया और वो एकांशी के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया, बेवकूफ हो तुम। इधर राघव के कमरे में फर्श पर राघव और राजवी के कपड़े बेतरतीब से पड़े हुए थे। कहीं राजवी के सैंडल तो कहीं राघव के जूते फेंके हुए नजर आ रहे थे। कमरे में चारों ओर शांति के बीच सिर्फ 2 लोगों के नींद में लंबी सांसें खींचने की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। बेड पर राघव और राजवी एक दूसरे को बाहों में भरे गहरी नींद में सो रहे थे। तभी राघव दूसरी करवट मुड़ने के लिए थोड़ा मूव हुआ, लेकिन जैसा कि राजवी उसके बिल्कुल बगल में उसके गले में हाथ फंसाए सो रही थी, वो ठीक से मुड़ भी नहीं पाया और उसकी आंखें खुल गई। इधर राजवी को भी अपने बाजू में खिंचाव महसूस हुआ तो उसकी नींद भी टूट गई और दोनों ने ही धुंधली आंखों से एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर आंखों को इस तरह बंद कर लिया जैसे कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 5 सेकंड बीत गए और दोनों अपनी नींद भरी आलस से बाहर निकले, उनके दिमाग पर कोई झटका सा लगा और दोनों ने अपनी आंखें एक साथ ही खोल दी।
एक दूसरे को खुद में ही लिपटे हुए देख दोनों पहले 2 सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे और फिर धीरे से अपने सिर को नीचे करने लगे ताकि वो खुद को देख सके, अपने शरीर में कपड़े को ना देख। दोनों एकदम से चिल्लाकर उठ बैठे और अपने आप को ढकने के लिए दोनों कंबल को खींचने लगे। छोड़ो इसे, बेशर्म कहीं के, राजवी कंबल को लगातार खींचते हुए बोली, जिस पर राघव भी अपना पूरा जोर कंबल को खींचने में लगाते हुए बोला, आप मेरे कमरे में क्या कर रही है और कंबल आप भी तो छोड़ सकती है। बेवकूफ, मैं लड़की हूँ, कंबल मुझे चाहिए। राजवी अपने पैर से राघव को मारते हुए बोली। राजवी के मारने से राघव बेड से फर्श पर जा गिरा और खुद को ढकने के लिए बेड से एक तकिया उठा लिया। वहीं राजवी ने जल्दी से उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर लपेटा और बेड से उतरकर अपने याद करने लगी कि कल रात हुआ क्या था और वो राघव के साथ क्यों सो रही थी। इधर राघव ने भी बेडशीट को उठाकर अपने बॉडी के चारों ओर लपेटा और फिर खड़ा होते हुए राजवी से बोला, कल रात क्या हुआ था? आप और मैं एक ही बेड पर इस तरह क्यों सो रहे थे? तुम बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, मुझे अपने कमरे में क्यों ले आए थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखिए मिस, मैंने आपके साथ जबरदस्ती नहीं की है। अगर की होती तो आप मुझे यूं लिपट कर खुशी खुशी नहीं सो रही होती। जो भी हुआ आपकी मर्जी भी शामिल थी। राजवी अपने सिर पर सिर के बालों को पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोली, ओ गॉड, क्या कर दिया मैंने? मैं नशे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मुझे अयांश के साथ। इतना कहते हुए वो रोने लगी, जिसे देख राघव धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिस राजवी, आप रोइए मत, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जिम्मेदारी लोगे? बताओ मुझे, कैसे? शादी करोगे मुझसे? हाँ, तुम्हारी औकात है मुझसे शादी करने की? राजवी गुस्से और उदासी से चिल्लाई। मिस राजवी, आप। इससे पहले कि राघव अपनी बात पूरी कर पाता, राजवी उठकर अपने कपड़े को समेटने लगी। उसके बाद बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बिना किसी इमोशन के बेरुखी सी आवाज में बोली, तुम इसे 1 नाइट स्टैंड की तरह ले सकते हो। अटैच होने के बारे में सोचना भी मत। मेडिकल शॉप जाकर मेरे लिए एक कंट्रासेप्टिव पिल्स ले आओ और उसके बाद भूल जाना कि हमारे बीच कुछ हुआ भी था। मैं तुम जैसे लो क्लास आदमी के आसपास भी नहीं भटकती। ये सब नशे की वजह से था। रात गई बात गई। राजवी के इन शब्दों से राघव को बुरा लगा और कुछ कहने के लिए उसने अपने मुंह को खोला, लेकिन राजवी और अपने स्टेटस में उतना फर्क देख वो चुप हो गया और उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। हालांकि वो उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसे आंखें दिखाते हुए बाथरूम में नहीं चली गई। कोई लड़की इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? वो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने के लिए भी तैयार है। शायद यही सही है। मुझे कल की रात को भूल जाना चाहिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। खुद में ही बड़बड़ाते हुए राघव ने कमरे में बिखरे चीजों को उठाया और अपने बैग से कपड़े का एक सेट निकालकर बेड पर बैठ गया। भले ही वो सब कुछ भूलने के लिए खुद को कह रहा था, लेकिन मन ही मन उसे राजवी की कही सारी बात चुभ रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी भर आई। उसी पल राजवी अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आई और सीधे चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने एक नजर भी राघव को नहीं देखा। दरवाजे को खोल वहाँ से निकलने से पहले उसने उसी तरह के दुखी करने वाले स्वर में कहा, कंट्रासेप्टिव पिल्स लाने के बाद मुझे कॉल करना और इसे जल्द से जल्द ले आओ। मैं तुमसे इतने की उम्मीद तो रख ही सकती हूँ। हाँ, मैं आधे घंटे में ये ले आऊँगा। राघव ने अपने आंसुओं को आंखों में ही दबाते हुए कहा और बेरुखी के साथ ही उठकर वहां से बाथरूम की ओर बढ़ गया। इधर कमरे में ढेर सारी डिशेज को सर्व हुआ देख एकांशी ने खाने के बजाय अयांश को घूरना शुरू कर दिया, जिससे अयांश जो उसके सामने ही खड़ा था उसने कहा, तुम्हें जो भी खाना है सेलेक्ट कर लो और बाकी चीजें वापस कर दो। मुझसे सेलेक्ट ही करवाना था तो ऑर्डर करते हुए क्यों नहीं पूछा? एकांशी ने कमरे में खड़ी वेट्रेस को देख धीरे से कहा और उन 11 डिशेज में से 3 डिशेज को अलग कर लिया। जूस का गिलास को उठाते हुए उसने वेट्रेस को एक और नजर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बस इतना ही चाहिए, आप इसे वापस ले जाइए। मैं इन सभी खाने का बिल पे कर देती हूँ। नो मैडम, पहले ही इसके बिल पे हो चुके हैं।
वेट्रेस ने कहा, जिस पर एकांशी ने अपने सिर को घुमाकर अयांश को लगभग 2 सेकंड के लिए घूरा और फिर कहने लगी, अगर बिल पे हो गया तो आप अपने कोवर्कर्स में इसे बांट कर खा लीजिए। वैसे भी मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, आप देख सकती हैं मैं यहाँ अकेली हूँ। ओके मैडम, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। एकांशी को ग्रिड करते हुए वो वेट्रेस वहाँ चली गई और एकांशी, जो कि अब तक खड़ी थी, वो सोफे पर बैठकर 3 डिशेज में एक अयांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए आपका है, आपने भी नहीं खाया ना अब तक। वीडियो कॉल पर मीटिंग है मेरी, तुम अपना खत्म करो। मना करते हुए अयांश कमरे के बाहर जाने से पहले बेडरूम के अंदर गया और मिनी रेफ्रिजरेटर से एक बोतल चिल्ड वाटर निकालकर वापस लिविंग रूम में आ गया। एकांशी के सामने बोतल को रखने से पहले उसने उसके ढक्कन को खोला और फिर उसे एक नजर देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद एकांशी ने कुछ और मिनट अयांश का इंतजार किया, लेकिन जब अयांश नहीं लौटा तो एकांशी अपनी जगह से उठकर बेडरूम में चली गई। खा लेने के बाद उसकी तबीयत भी कुछ ठीक महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अपने बैग से कपड़े के एक सेट को बाहर निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर अयांश के ब्लेजर पर पड़ी, जो बेतरतीबी से बेड के बिल्कुल करीब फर्श पर गिरा हुआ था। उस ब्लेजर को उठाते हुए एकांशी ने उसे बेध्यानी से बेड के ऊपर रख दिया और वहाँ से आगे बढ़ने लगी। तभी ना जाने उसके मन में क्या आया, वो वापस मुड़ गई और उस ब्लेजर को उठाकर उसे सूंघने लगी। उसमें से अयांश की परफ्यूम की खुशबू के अलावा किसी लेडीज परफ्यूम की खुशबू महक थी। तो एकांशी के दिमाग में सबसे पहला नाम राजवी का आया, जो कल रात अयांश के साथ एक होटल रूम में अकेले गई थी। अचानक उसके दिमाग में राजवी और अयांश की नजदीकी को लेकर कई सारे सवाल घूमने लगे और उसने धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे कर लिया। बेड पर बेजान सी बैठते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और आंखों में आए आंसुओं को अयांश के ब्लेजर पर गिराने लगी। उसी पल उसकी नजर उस ब्लेजर पर लगी राजवी की लिपस्टिक के निशान पर पड़ी, जो कि शायद अयांश के सीने से लगकर रोते हुए उसके ब्लेजर पर लग गई थी। उस लिपस्टिक के निशान को देखने के बाद एकांशी का अयांश पर बाकी बचा हुआ यकीन भी खत्म होने लगा, जिसकी वजह से वो उस लिपस्टिक के निशान को अपनी हथेली से रगड़कर तब तक पोंछती रही जब तक कि उसके हाथ में दर्द होना शुरू नहीं हो गया। अयांश, जिससे वो इतना प्यार करती थी और इसी प्यार के खातिर अब तक सब कुछ बर्दाश्त करती आई थी, वो किसी और लड़की के साथ एक ही होटल रूम में था और अब वो उसके कपड़े पर उस लड़की के लिपस्टिक के निशान भी देख चुकी थी। ऐसे में वो किसी भी तरह से अयांश पर अपने अटूट विश्वास बनाए नहीं रख पा रही थी। हालांकि अपने प्रति अयांश के बदले हुए बर्ताव को याद कर आखिर में वो विश्वास नहीं कर सकी कि जिस आदमी से वो बहुत प्यार करती थी वो उसके साथ विश्वासघात कर सकता था। इन सभी ख्यालों के साथ ही एकांशी ने अपनी आंखें बंद की और कई गहरी सांस भरने के बाद वहां से ब्लेजर को लिए हुए ही उठ खड़ी हुई। बाथरूम में पहुंचकर उसने उस कोट को अच्छे से तब तक धोया जब तक कि उसमें से सभी तरह की खुशबू और निशान मिट नहीं गए। उस ब्लेजर को धोते हुए उसने अपने दिमाग से भी सभी बुरे विचारों को निकाल दिया और सोच लिया कि ये निशान एक्सीडेंटली भी लग सकता है। वो सिर्फ लिपस्टिक के निशान को आधार मानकर अपने प्यार पर से यकीन नहीं खो सकती। इधर कमरे से निकलने के बाद अयांश सीधे राघव के कमरे की ओर बढ़ गया और वहाँ पहुँच उसने राघव के उदास चेहरे को नोटिस करते हुए पूछा, क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। कल रात मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए चेहरा ऐसा लग रहा है। झट से जवाब देते हुए राघव ने अपने ऑफिस बैग से अयांश का लैपटॉप निकाल दिया और उसे सोफे के सामने लगे टेबल पर रख ऑन करते हुए बोला, सर, एमएलए के बेटे को मैंने गिरफ्तार करवा दिया था, लेकिन उसे छुड़ाने वाले खुद उसके डैड ही थे। वैसे तो मैंने आपकी मीटिंग उनसे फिक्स कर दी है, लेकिन आपको उनसे इस टॉपिक पर बात करना सही लग रहा है क्या? मेरा मतलब है, आप मुंबई के चीफ को अच्छे से जानते हैं। आप मिसेज आदित्य को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करवा सकते हैं और उस बदमाश को अच्छी सजा भी दिलवा सकते हैं। फिर उस बदमाश के डैड से शिकायत क्यों लगाना? आप उसे अपने तरीके से क्यों नहीं संभाल रहे? ऐसा करने से उसे लगेगा कि कोई खूनी या उसे किडनैप करने वाला
उसके आसपास है जिससे वो कहीं भी जाने से या खुलकर जीने से डरने लगेगी। मैं उसे घुटन या डर में नहीं देखना चाहता। उस लड़के के डैड से बात करने पर वो उसे समझा सकते हैं कि वो मेरी पत्नी से दूर रहे, जो कि कोई पुलिस या चीफ नहीं करेंगे। अयांश, जो कि लैपटॉप के कीबोर्ड पर बटन प्रेस कर रहा था, इतना कहने के बाद चुप हो गया और अपने हाथ को कीबोर्ड से हटाकर सीधा बैठ गया। अयांश को सीधा बैठा देख राघव ने आगे कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोला, लेकिन उसके एक भी शब्द बाहर निकालने से पहले ही उसे लैपटॉप से आती आवाज में हेलो मिस्टर अयांश सुनाई पड़ी, जिससे उसने अपने शब्दों को निगल लिया और चुपचाप बेड की तरफ बढ़ गया। अयांश को गंभीरता से बातें करते देख जब 10 मिनट गुजर गया, तब अचानक ही उसे राजवी का मेडिसिन खरीद लाने वाली बात याद आ गई, जिससे वो बिना अयांश को डिस्टर्ब किए कमरे से बाहर चला गया ताकि वो दवाई को खरीद कर राजवी को दे सके। इधर दूसरी ओर एकांशी काफी पहले ही रेडी होकर अयांश का इंतजार कर रही थी। वो बाउल जो उसने अयांश के लिए अलग कर दिया था, उसे घूरते हुए उसने और 15 मिनट उसका इंतजार किया, लेकिन जैसा कि वो उस लिपस्टिक के निशान और परफ्यूम की खुशबू से काफी उलझी हुई थी, उसके दिमाग में फिर कई सारे उलझुल ख्याल आने शुरू हो गए। इसलिए उसने और अधिक कमरे में इंतजार करना जारी नहीं रखा और अपने फोन को हाथ में लिए बाहर निकल आई। कमरे से निकल वो उस शांत लॉबी में चलने लगी। चूँकि ये सुबह का वक्त था, इसलिए उसके दिमाग में सबसे पहले लाउंज एरिया का ख्याल आया, जहां इस समय अयांश नाश्ते के लिए हो सकता था। वो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन बटन तक हाथ पहुंचने से पहले ही उसे अयांश की मीटिंग वाली बात याद आ गई, जिससे उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करने के बजाय सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया, जहां राघव का कमरा था। लिफ्ट के शुरू होने से लेकर खुलने तक एकांशी अपने मन में एक अजीब हलचल महसूस करती रही, जो शायद डर की वजह से था। भले ही वो अयांश पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके मन से ये बात पूरी तरह भूल भी नहीं रही थी कि अयांश कल रात को राजवी के साथ होटल के एक अलग कमरे में था और वहाँ से लौटने पर राजवी की बात भी नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने उसके कपड़ों पर लिपस्टिक के निशान भी देख लिए थे। ऐसे में उसका दिमाग उन्हें साथ में जोड़े बिना नहीं रह पा रहा था। लिफ्ट के खुलने पर वो बेसुध लोगों से भरे लॉबी में चलने लगी। कुछ दूरी चलने पर उसकी नजर राजवी पर पड़ी, जो कि अपने हाथ में एक मेडिसिन स्ट्रिप और पानी की बोतल लिए हुए तेजी से चल रही थी। उसकी इतनी तेज चाल देख एकांशी भी उस ओर ही चल पड़ी। कुछ दूरी चलने के बाद राजवी रुक गई और उस मेडिसिन स्ट्रिप से एक पिल निकाल अपने पानी के सहारे निगल लिया। उसे इतनी जल्दबाजी में मेडिसिन लेता देख एकांशी उसके और करीब चली गई और उसके ठीक पीछे से आवाज देती हुई बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अचानक एकांशी के आवाज से राजवी चौंक गई और अपने सीने पर हाथ रख पीछे घूम गई और अपने घबराहट को छुपाते हुए एकांशी के ऊपर गुस्से की वजह से दांत जमा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा फ्लोर तो नहीं है। फ्लोर तो तुम्हारा भी नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं भी तो पूछ सकती हूँ ना। एकांशी राजवी के पसीने से भरे चेहरे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोली, इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुमने कुछ गलत किया है? चेहरा फीका लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ से चली जाओ समझी। कहते हुए राजवी ने गुस्से के साथ ही उसके हाथ पर झटके के साथ मारा, जिसकी वजह से एकांशी के हाथ के साथ साथ राजवी के हाथ का मेडिसिन स्ट्रिप भी नीचे गिर गया। उस स्ट्रिप के नीचे गिरते ही राजवी और अधिक घबरा गई और तेजी से फर्श की तरफ झुकी ताकि एकांशी की नजर पड़ने से पहले वो उसे उठा ले, लेकिन फर्श पर पड़े उस मेडिसिन स्ट्रिप को इससे पहले कि वो उठा पाती, एकांशी ने उसका नाम पढ़ लिया। तुम ये दवाई क्यों ले रही हो? ये तो, ऐसा कहते हुए एकांशी राजवी का मुंह ताकने लगी। उसकी आंखें सामान्य से अधिक फैली हुई नजर आ रही थी और तो और उसका चेहरा जितना सवाल ओढ़े हुए था, उतनी ही उलझन और उदासी झलकने लगी। अनायास ही उसके दिमाग में कल रात से लेकर अब तक की हुई एक के बाद एक अजीब चीजें जुड़ने लगी और वो एक लम्हे को बिल्कुल स्थिर खड़ी कहीं खो सी गई। तभी उसे उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए राजवी ने वो मेडिसिन स्ट्रिप उठा लिया और मुड़कर जाने लगी, लेकिन एकांशी, जो कि अपने कई सारे सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, बिना देर किए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई।
तुम ये मेडिसिन क्यों ले रही हो, वो भी इस वक्त? क्या कल रात तुम और आया? इतना कहते हुए एकांशी आगे के शब्दों को कह भी ना सकी और इतने में ही उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वहीं राजवी एकांशी को बेमतलब रोता देख हैरान हो गई। वो समझ नहीं पाई कि अचानक उसे क्या हो गया था, लेकिन कुछ पलों तक एकांशी को ऑब्जर्व करते रहने के बाद उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि एकांशी क्या सोच रही है। इसलिए उसने भी उस ट्रिप को बेझिझक उसके आगे कर दिया और कुछ सोचते रहने के 2 मिनट बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओ, इन पिल्स के बारे में पूछ रही हो? अयांश ने मुझसे ये छुपाने को कहा था, लेकिन किस्मत देखो, ये खुद चाहता है कि तुम्हें भी सच्चाई पता चल जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? अयांश ने ये दिया है तुम्हें और उन्होंने मुझसे ये छुपाने को क्यों डॉट कहा? एकांशी सब कुछ सुनने की हिम्मत करते हुए बोली, ऑफ कोर्स उसी ने दिया है। अभी मैं राघव के कमरे से आ रही हूँ, वहाँ अयांश अपनी मीटिंग के लिए है, लेकिन मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उसने खुद जाकर ये दवाई मेरे लिए लाई है। तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर वहाँ चेक कर सकती हो कि अयांश है या नहीं। राजवी एकांशी की वेदना से भरी भाव को देख मुस्कुराते हुए कहे जा रही थी, बिना अपने शब्दों के भार को जाने कि उसके शब्द किस तरह एकांशी को अंदर तक तोड़ रहे थे। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि अयांश सिर्फ मुझसे प्यार करता है और ये बात मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी। और देखो, आज अयांश और किस्मत दोनों ने ये मेरे बिना कुछ किए साबित कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो, अयांश कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कहते हुए एकांशी लंबी लंबी सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। उसकी पलकें आंसुओं से तर थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक रहे थे। वो खुद ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे गुस्सा आ रहा था, अयांश से नफरत हो रही थी या खुद की किस्मत पर तरस आ रहा था। वहीं राजवी एकांशी की ये हालत देख मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक और होंठों की तिरछी मुस्कान उसके अब तक के सारे तनाव को गायब कर चुकी थी और वो इतराते हुए बोली, तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा? उफ, कितनी बेवकूफ हो तुम ही बताओ, एक लड़का और एक लड़की तन्हा होटल के एक वीरान से रूम में क्या कर सकते हैं, जहां उन्हें डिस्टर्ब करने वाली तुम जैसी लड़की भी नहीं थी। क्या तुम 3 साल की बच्ची हो जो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल से समझाऊं? राजवी के सभी शब्द एकांशी के दिल में सुई की तरह चुभने लगे थे और उसके सारे सवालों के जवाब में राजवी और अयांश के बीच गहरा रिलेशन ही उभर कर आ रहा था। राजवी की बात सुनने के बाद एकांशी को एक भी कारण ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो अयांश का यकीन कर सके। हालांकि वो अब भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेजान हो चुकी आवाज में राजवी से कहा, नहीं, मैं उन्हें ज्यादा तो नहीं जान सकी हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि अयांश को धोखा और फरेब से नफरत है। फिर वो खुद इस तरह का काम कर मुझे तकलीफ नहीं देंगे। उन पर अपना यकीन बनाकर रखना ही होगा। मैं नहीं कर सकती किसी भी इंसान या भगवान का यकीन। मेरा अयांश के लिए प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मैं किसी के भी बात का यकीन कर लूं। मैंने उनसे सच्चा प्यार किया है और उसे आजमा कर मैं अपने प्यार को मैला नहीं कर सकती। इतना सब कुछ कहने के बाद एकांशी के इस तरह के रिएक्शन को देख राजवी मन ही मन कुढ़ गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एकांशी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अयांश का पीछा नहीं छोड़ेगी और यहाँ तक कि उस पर शक भी नहीं करेगी, जिसकी वजह से उसने अपने मुंह से चकल करने की आवाज निकाली और उस पर अफसोस दिखाते हुए कहने लगी, तुम कितनी बदकिस्मत हो, सच्चाई देख कर भी देखना नहीं चाहती। तुम्हारी जितनी बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी है और तुमने अयांश को रिझा कर जो धोखा उसके और मेरे साथ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। चुप रहो, एकांशी तेज और गुस्से के साथ चिल्लाई, और मेरे अयांश को खुद से जोड़ना बंद कर दो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मेरे और अयांश के बीच जबरदस्ती घुस रही हो। मैं एक भी बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी, सब भूल जाऊंगी, एक एक शब्द, सब कुछ। इतना कहने के बाद एकांशी एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और बेध्यानी में दौड़ने लगी। तभी उसका सिर किसी चौड़े से काले सूट पहने आदमी से टकराया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी। आंखों में आंसुओं की वजह से वो उसका चेहरा साफ तो नहीं देख सकी, लेकिन उसकी आवाज को सुनते ही वो पहचान गई कि ये अयांश ही था जिससे वो टकरा कर गिरने वाली थी।
इधर दूसरी ओर अयांश जब कमरे से बाहर आया था, उसने एकांशी को सिर नीचे किए तेजी से दौड़ते देख लिया था, इसलिए वो एकांशी के लड़खड़ा कर गिरने और लोगों से टकरा कर खुद को चोट पहुंचा लेने के डर से एकांशी के सामने खुद ही आकर खड़ा हो गया ताकि वो उसे रोक ले। हालांकि जैसे ही एकांशी का सिर उसके सीने पर लगा, उसने अपनी बाहें आगे कर दिया और उसे पकड़ते हुए बोला, संभाल कर। अयांश को अपने इतने नजदीक पाकर पता नहीं क्यों लेकिन एकांशी अपने जज्बात पर नियंत्रण नहीं रख सकी और अचानक ही अयांश को झपट कर इस तरह उसके सीने से चिपक गई जैसे कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। उसके गर्म और धीमी उठती बैठती सांसों को अयांश आसानी से अपने सीने पर महसूस करने लगा। कहीं ना कहीं वो एकांशी के इस बर्ताव से परेशान हो गया, क्योंकि जिस तरह चुपचाप एकांशी उसके सीने पर सिर रखे रो रही थी, उस तरह आज तक उसने कभी भी उसे इस तरह रोते नहीं देखा था। और उसके वो आंसुओं की छोटी गर्म बूंदें अयांश को अपने सीने से होते हुए दिल तक कोई अनजानी दर्द की लहर उठाने लगी। शायद इसलिए अयांश ने अपने हथेली से एकांशी के बालों को सहलाना शुरू कर दिया और सौम्यता से बोला, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? इधर मुंबई में अपने बेटे नक्श को एक मिडिल क्लास लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता देख सुनीता मन ही मन गुस्से से जल उठी। लेकिन जैसा कि इस वक्त ऑफिस के सभी लोगों की नजर उन्हीं दोनों के ऊपर थी, इसलिए उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और चुपचाप आरोही को घूरते हुए वहां से निकल गई। अपनी मां को वहां से दूर जाता देख नक्श ने झट से आरोही को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अयांश के केबिन की ओर बढ़ गया। वहीं आरोही जो अभी भी सदमे में स्थिर खड़ी कहीं डूबी हुई थी, उसे कुछ को वर्कर द्वारा हिलाकर उसकी निश्चेतना से बाहर लाया गया। आरोही, तुम और नक्श कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो? एक एम्प्लॉय ने पूछा। तभी वहां मौजूद एक और लड़की ने हैरानी से कहा, क्या इसीलिए तुम दोनों हमेशा साथ आते हो और साथ में ही जाते हो? तुम दोनों एक ही घर में ही रहते हो क्या? तुम दोनों लिविंग रिलेशन में तो नहीं रह रहे ना? उसका कहना खत्म हुआ ही था कि उसी पल वहां खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, नक्श सर ने तो काफी बोल्ड स्टेप लिया है आज। आरोही, तुम्हें लगता है मिसेस सुनीता आदित्य तुम दोनों के रिश्ते को परमिशन देंगी? उन सभी उत्सुक लोगों के चेहरे और सवाल को सुन आरोही काफी उलझ गई। उसे इस पल किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने उन लोगों के भीड़ से निकलने के बारे में सोचा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, वहाँ से लौटने के बाद मैं सभी के सवालों का जवाब दूंगी। प्लीज एक्सक्यूज मी। ठीक है, हम यही इंतजार करते हैं, हमें तो सब कुछ जानना है। वहाँ खड़ी लड़कियों और लड़के के समूह से आवाज आई, जिस पर आरोही जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़े उस जगह से चलने लगी। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उसने जल्दी से अपने रास्ते को बदल दिया और अयांश के केबिन के दरवाजे पर बिना नॉक किए अंदर चली गई। केबिन के अंदर नक्श अपने सिर पर हाथ रखे संज्ञाहीनता के साथ बैठा फर्श को घूरे जा रहा था, जिसे देख आरोही ने कहा, नक्श आपने अभी अभी क्या किया है? आखिर था क्या वो? आपको अंदाजा भी है कि सभी मुझसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं? आप सच में मेरे प्यार? वो इतना ही बोल सकी थी कि उसी समय नक्श सोफे से उठते हुए बोला, बाहर जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए सॉरी। मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, भले ही प्यार वाली बात झूठी थी लेकिन शादी वाली सच थी। मैं अगले 3 महीने में तुमसे शादी करूंगा, बशर्ते हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेरा मतलब है कि अगर तुम प्रेम के साथ रहना चाहती हो तो हमारा बंधन भाई की एक औलाद होने तक ही रहेगा, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हम किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन में नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए नक्श आरोही के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके दोनों कंधे को मजबूती से पकड़ते हुए आंखों को उम्मीद लिए बोला, मुझ पर इतना एहसान कर दो, एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे उसकी रिक्वेस्ट करता हूँ। आरोही, जो नक्श के पहले की गई सारी हरकतों से कहीं ना कहीं खुश थी, उसकी इस वक्त की सारी बातों को सुन उदास हो गई। खुशी से चमकता उसका चेहरा एक पल में ही बिखर गया और उसने किसी भी तरफ से खुद के आंसुओं को आंखों में ही कैद करना शुरू कर दिया।
आरोही, क्या तुम मुझे सुन रही हो? आरोही को कहीं खोया हुआ सा महसूस कर नक्श ने दोबारा कहा, जिस पर आरोही ने अपनी निगाहों को उठाकर उसकी उम्मीद से भरी निगाह में मिला दिया और लगभग 3 मिनट बाद अपने लड़खड़ाते शब्दों पर नियंत्रण बांधते हुए बोली, आप मुझसे सौदे की शादी करने को कह रहे हैं। तुम इसे जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ा एहसान होगा तुम्हारी ओर से, नक्श ने कहा, जिस पर आरोही ने उसके पकड़ से अपने आप को पीछे कर लिया और उन बंधे आंसुओं को आजाद करते हुए बोली, अगर मैं ये एहसान ना करना चाहूँ तो मेरे लिए शादी कोई सौदा नहीं है जिसे आप एहसान में बदल कर इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके लिए इनकार करती हूँ और अब बहुत बुरे हैं नक्श, बहुत ही ज्यादा बुरे। अपनी बात खत्म करने के बाद आरोही एक पल भी वहाँ ना रुकी और तेजी से मुड़कर केबिन से बाहर चली गई। वहीं नक्श ये अच्छे से समझता था कि किसी भी लड़की के लिए ऐसी बात सुनना मुश्किल होगा, इसलिए उसने आरोही का पीछा नहीं किया और खुद में ही बड़बड़ाया, मुझे शायद उससे ये नहीं कहना चाहिए था, वो सही है, मैंने उसकी फीलिंग को हर्ट कर दिया, अपने फैमिली मैटर में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर आरोही केबिन से निकलकर सीधे अपने डेस्क तक गई और वहां से अपने बैग को उठाकर बिना किसी से कुछ कहे या अपने कोवर्कर के सवालों का जवाब दिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट के अंदर पहुंच उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। चूँकि आरोही उस लिफ्ट में अकेली थी, इसलिए जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया तब आरोही बिल्कुल बेजान सी उसी लिफ्ट में बैठ गई और अब तक के रोके हुए अपने जज्बात को आंसुओं के रूप में बहाने लगी। उसके आंखों से गिरने वाले आंसू अनंत थे, जो किसी भी तरह से उसके दिल के दर्द को कम करने के लिए भी काफी नहीं था। इधर एकांशी जिस तरह चुपचाप उसके सीने पर सिर रखे रो रही थी, उस तरह आज तक उसने कभी भी उसे इस तरह रोते नहीं देखा था और उसके वो आंसुओं की छोटी गर्म बूंदे अयांश के सीने से होते हुए दिल तक कोई अनजानी दर्द की लहर उठाने लगी। शायद इसलिए अयांश ने अपने हथेली से एकांशी के बालों को सहलाना शुरू कर दिया और सौम्यता से बोला, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? अयांश की आवाज सुन एकांशी ने अयांश के शरीर को अपनी बाहों से और अधिक कसना शुरू कर दिया और उसके सीने में ही दुबके हुए दबी सी आवाज में कहती रही, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, आप प्लीज कुछ भी मत बोलिए, मैं बस अपने कमरे में जाना चाहती हूँ जहाँ कोई भी दूसरा ना हो, कोई भी नहीं। कहते हुए एकांशी ने ना जाने कितनी बार रोने की वजह से हिचकी भरी थी और फिर भी वो कहना जारी रखे हुए थी, आप मुझे कल रात छोड़कर क्यों गए थे? मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और बहुत सारे ख्याल आ रहे थे जो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकते हैं। आप फिर कभी मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे ना? एकांशी का रिएक्शन इतना अजीब क्यों था? अयांश ने उसे निराश होने लायक कोई वजह नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसे इस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसने एकांशी के मन से अपने लिए विश्वास खो दिया हो, जिसकी वजह से उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, एकांशी मेरी बात सुनो, कल रात मैं सिर्फ एक में। अयांश के इतना कहने के साथ ही एकांशी उससे झटके में अलग हो गई और उसके मुंह पर हाथ रख लिया, जैसा कि उसने सोचा कि अयांश बस उसे अब अपने और राजवी के रिश्ते का कंफर्मेशन दे ही देगा। इसलिए वो थोड़े गुस्से में चिल्लाई, अयांश मुझे कुछ भी नहीं सुनना, इस वक्त सिर्फ अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, अभी के अभी। कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।